Do you not fear dying? साफ सी बात है, आप 100 साल जीने वाले हो या आप 80 साल जीने वाले हो या आप 75 जीने वाले हो, ये पहले से लिखा। आप उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, आप उससे कम नहीं जी सकते। So let me get this straight. You're a piano player, a certified scuba diver, a certified skydiver, a race car driver, and a pilot. हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ। अच्छा, लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हुए where you felt कि भाई आज गया हूँ. मेरी शायद सेकंड या थर्ड जंप होगी। अब इंस्ट्रक्टर के ना हेलमेट पे गोप्रो लगा होता है। मैंने अपना पैराशूट खोला, जैसे ही पैराशूट खोला वो मेरा पैराशूट की स्ट्रिंग उसके गोप्रो पे जाकर टकरा एंड ही रिलीज्ड हिज इमरजेंसी हेलमेट। जैसे ही मेरा पैराशूट खुला, मेरा पूरा पैराशूट एंटेंगल्ड था। आई सॉ द वीडियो आफ्टर दैट। Your parachute would not have opened. मेरा पैराशूट फट सकता था, वो मर सकता था, मैं मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। और उसके बाद you've gone for more jumps. हाँ, अगले दिन मैं फिर से Any other incident? हाँ। At one point, your family business was doing about 50 crores in revenue. The main guy starts stealing, takes it down to 50 lakhs a year. Business में क्या चल रहा था and stealing कैसे शुरू? हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर, तो देखा यार नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं हर साल। 2018 में मेरे ख्याल से 4-5-6 करोड़ रह गई होगी, फिर 2019 में शायद 50-1 लाख रुपए रह गई होगी। फिगर आउट करा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक टिप मिली कि जी कंपनी में चोरी हो रही है। एक हमारी जो उस टाइम पे एक्सपोर्ट टीम बैठती थी, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी थी। How do you rebuild from there? बहुत टफ है। इट्स ईजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस देन टू रीबिल्ड एन एग्जिस्टिंग कंपनी। लास्ट ईयर वी हैव क्रॉस्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ दिस एंटायर बिजनेस। Congratulations. Thank you. There were any patterns that you could have caught on early on? This is also for other family business entrepreneurs. हाँ, Rudraksh, bhai, thank you so much for being here. प्लेजर भाई। So let me get this straight. You're a piano player, जी a certified scuba diver, a certified skydiver, जी a race car driver, and a pilot. हाँ, हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ यार। अच्छा, हॉर्स राइड, ग्रेट. तो ये मतलब बॉलीवुड में स्टंटमैन बनने का प्लान था कि हाँ, क्या नौकरी चल नहीं दी रहा उन था? लोगों ने, फिर धंधे में घुस गया। नहीं, बट यार आई नो यू हैव अ वेरी इंस्पायरिंग एंड डीप जर्नी. जी So I'll set the context for the audience, right? At one point, your family business was doing about 50 crores in revenue. जी The main guy starts stealing, takes it down to 50 lakhs a year, from 50 crores to 50 lakhs. You fight through all of this and take it to triple digits. Yeah. It's insane, right? Let's start from the beginning. But first, tell us, what do you do? Right. So I am looking after the exports of medical equipments. We're exporting to a lot of international countries, and besides that, we make hospitals. Okay. So there are specialized areas in a hospital like the operation theatre, CSSD department. वो सारा एक normal construction company नहीं बनाती है एक अच्छे hospital में. There are companies like us who come into the picture after the construction is done. Okay. और हम उसको तैयार करते हैं. So I look after the export division. Yeah. Okay. So medical exports and Medical specialized equipments. hospital area construction. हाँ जी. Right? जी. Now take us back to 2014 when this whole journey started, right? What was happening? Business में क्या चल रहा था and stealing कैसे शुरू हुई? 2014 में नहीं था, 2018 में आई केम बैक फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद यार जैसे अब एक बच्चा आता है बाहर से पढ़ के, ऑफिस गया है, दो घंटे गया, चिल करा, वापस आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमने थोड़ा काम भी करना था, फैमिली से प्रेशर भी था, तो स्टार्ट करा देखने के लिए कि हो क्या रहा है बिजनेस के अंदर। तो देखा यार नंबर्स डिक्रीज कर रहे हैं हर साल एंड मतलब 50-60 करोड़ की हमारी टर्नओवर होती थी उस टाइम पे एक्सपोर्ट। फिर उसको देखा करते वो 2018 में मेरे ख्याल से 4-5-6 करोड़ रह गई होगी, फिर 2019 में शायद 50-1 लाख रुपए रह गई होगी। Wow. तो वो एकदम कम आती गई। तो फिगर Cost वहीं की वहीं है. कॉस्ट तो वही की वही है ना यार, वो तो कॉस्ट तो बढ़ती है, कॉस्ट कम थोड़ी ना होती है। तो जब थोड़ा फिगर आउट करा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक टिप मिली कि जी कंपनी में चोरी हो रही है। अब चोरी हो रही है तो कैसे हो रही है पता करो। तो एक हमारी जो उस टाइम पे एक्सपोर्ट टीम बैठती थी, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी थी। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ कि वो स्टीलिंग कर कैसे रहे थे? यार उन्होंने ना अपनी खुद की कंपनी खोल ली। तो अब क्या हुआ, जब अपनी खुद की कंपनी खोली तो यहाँ से मेरी कंपनी से फॉर एग्जांपल कोटेशन डाली है 100 रुपए की, ओके, अपनी कंपनी से उसी क्लाइंट कोटेशन भेजा 90 रुपए की, 95 रुपीज की। सेपरेट कंपनी खोल के, सेपरेट कंपनी खोली हुई है ना, क्योंकि और उनको तो पता काम ही है वही कि है, जो काम वही लोग कर रहे हैं जो मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं।
अच्छा, तो अब आप सोच लो, है तो 8-9 घंटे की नौकरी ना, और उसमें कितना, कौन सा बंदा एक कंपनी के लिए कितना काम करेगा, दूसरी कंपनी के लिए कितना काम करेगा, और जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ तो पता ही है सबको कितना काम होता है। तो बेसिकली सेम क्लाइंट, आपने बिड किया 100, हाँ, इनको पता है कि क्या बिड एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि यही 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 तो सबमिट कर रहे हैं। यही तो सबमिट कर हाँ। यही तो सबमिट कर रहे हैं, यही तो सबमिट करे, जब ये सबमिट करे तो अपनी कंपनी से 90 रुपए की कोट कर दी, और वो विन कर लिया बिड। अब वो क्लाइंट ले गए। तो जब क्लाइंट ले गए तो उसके बाद अच्छा, ये तो चलो दिस इज स्मॉल सिनेरियो। दिस इज अंडर कोटेशन। हाँ, मतलब अंडर कोटेशन करके हो गया। या व्हाट वर द अदर वेज दे वर स्टीलिंग? अपनी खुद की कंपनी में जैसे एक ऑर्डर उठा लिया, मान लो छोटा अमाउंट की बात करते हैं, 5-6 लाख रुपए का ऑर्डर उठा लिया, ठीक है जी। अब उसके लिए सामान प्रोक्योर होना है। हाँ। सामान प्रोक्योर मेरी कंपनी से हो रहा है, सैंपल्स। ये कैन यू एक्सप्लेन, मतलब कैसे, क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? यार एक बड़ा स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये कप है, आप की एक खुद की कंपनी है, यू आर वर्किंग फॉर मी, आपने ये कप को ऑर्डर उठाया, यू हैव टू सप्लाई दिस कप। अब आप सप्लाई करना चाहते हो तो कहीं से तो खरीदोगे। हाँ। तो जहाँ से खरीद रहे हो उसको जो पैसा जा रहा है वो मेरी कंपनी से जा रहा है। एंड वो कह रहे हैं कि ये सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग, when you have a team who's running your show, at that time small expenses or everyday paperwork is not checked by the management themselves. तो अब अगर मेरे को आप आके बोलो कि जी मेरे को एक सैंपल खरीदना है क्लाइंट को भेजने के लिए, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन अ बिजनेस। तो वो सैंपल के उस पर प्रोक्योर हो रहा है और कोरियर जा रहा है अपने क्लाइंट को, और खर्चा डल रहा है मेरी कंपनी में। तो बेसिकली उनका कॉस्ट जीरो है, कॉस्ट जीरो होगी, हाँ, और प्रॉफिट है सारा। हाँ, तो रेवेन्यू, प्राइस कुछ भी कोट करो, कुछ भी कोट करो, तो ऐसे करते हुए हमारी टर्नओवर गिरी। But और that was not- यही 3 तरीके थे कि मतलब नहीं, और भी बहुत थे। अच्छा। और भी देवर काफ़ी चीज़ें थी। एक्सपोर्ट डेटा जैसे खरीदना है, हाँ, तो चाहिए किसको? हाँ, उनको, नई कंपनी को, हाँ। जो उनकी है। अब खर्चा किस में डल रहा है? हमारी कंपनी में। तो वॉट एवर स्मॉल स्टेशनरी हो गई अपनी कंपनी के लिए चाहिए, सब आपको बिल हो से, रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा नहीं, हमारे ऑफिस में बैठ के अपनी कंपनी का काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का खर्चा नहीं, हमारे कंप्यूटर में बैठ के अपनी कंपनी का काम कर रहे हैं। सही बात है। So when you are running a different company sitting in somebody else's premises, you can steal anything you want, right? Yeah. And especially when you're trusted upon. And who was this person? I mean, how did he get so It much was not access? one person. It was a group of 1 or 2 people, Yeah. 3 people. These people were working in our company for a very long time. Okay. So we were as management trusting them. कितने साल? 20 साल, 25 साल, wow, कोई 15 okay. साल, कोई 30 साल, तो ऐसे ऐसे थे। तो जब आप कोई आपके साथ कोई 20 साल से काम कर रहा है, You don't आप doubt उसको them. ट्रस्ट करते हो, राइट? और स्लोली वो आपकी जेब खाली करी जा रहा है। तो बट हाँ, हमारी टर्नओवर गिरने का दिस वाज नॉट द ओनली रीजन। कंट्री क्राइसिस भी थे काफ़ी, फिर कोविड भी आ गया था। चलो कोविड तो बाद में आया, उससे पहले ही हमारा टर्नओवर काफ़ी ड्रॉप हो गया था, बिजनेस वाज ड्रॉप्ड। But this was one of the major reasons, right? क्योंकि वो आपके बिजनेस के लिए फाइट भी नहीं कर रहे। देखो कंबाइंड रीजंस थे। अब जिसने हमारी कंपनी को ग्रो करना है, अगर वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम एक दूसरी कंपनी को दे रहा है, तो कहाँ से ग्रोथ होगी? Exactly. दैट इज वन। दूसरा चोरी, तीसरा डिपेंडेंस, आवर नॉट डिपेंडेंसी, आई वुड से द मेजर स्टेक वाज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री में क्राइसिस आ गई, तो हमारे पे भी क्राइसिस आई। यू नो व्हेन यू आर, अब एक कंपनी अगर बंद होती है तो सिर्फ कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी बंद होती है, उसके मालिक सफर करता है, उसके अंदर जो स्टाफ वर्क कर रहा है वो सफर करता है, स्टाफ की फैमिली सफर करती है, तो एक सर्कल है यार ये। सही बात। हाँ। एंड हाउ डिड यू कैच देम? डाउट हुआ व्हेन आई एंटर्ड द बिजनेस। मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा नंबर्स यूजुअली कंपनी में बढ़ने चाहिए, हमारे कम हो रहे हैं, क्लाइंट्स ऐड होने चाहिए, हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो उसके बाद वी गॉट अ टिप कि जी ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेट, जब इंटरनल इन्वेस्टिगेट करा तो पकड़े गए, वी कॉट देम रेड हैंडेड, केस करा, सब कुछ हुआ, तो ठीक है। And in hindsight, would you say there were any patterns that you could have caught on early on? This is also for other family business entrepreneurs. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट आप किसी पे करो तो काफ़ी चीज़ें इग्नोर होने स्टार्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ वो नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप चेक, एक्सटर्नल ऑडिट्स करा लो, जो शायद हमने नहीं कराए थे। यू शुड ऑलवेज हैव एन एक्सटर्नल ऑडिटर। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो आप कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर को इंसेंटिव दे दो कि भाई तू जितनी चोरी पकड़ेगा उतना परसेंटेज तेरे को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। Correct, yeah. You know, so things can be worked out accordingly. But were there any patterns? मतलब if someone is running their own business, जी, कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपने उस टाइम पे देखे that they can also watch out for and be like, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? Maybe there is something wrong here.
पैटर्न्स एज सच यही है कि आपकी योर ग्रोथ शुड हैव अ कांस्टेंट, इट शुड बी अप मैट्रिक्स नॉट अ डाउन मैट्रिक्स. But if there is, you should always keep in touch with your customers. You should always keep in touch with your suppliers. If you lose that kind of a thing, then a lot of things can be misleaded too. Yeah. ठीक है. So business is down to 50 lakhs a year. हाँ, business. Crazy, crazy. Right? How do you rebuild from here? We started rebuilding जब हमने ये चीज़ पकड़ी. तो हमारी पुरानी टीम जो जिनको आता था धंधा करना कैसे है, हमारे कंपनी के इनसाइड आउट, वो तो गिरा ही नहीं. हाँ, क्योंकि वो तो सब उसमें, वो तो सब, हाँ. तो अब बचा कौन? मैं. कौन? जो 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी से वापस आया है. हाँ. तो कुछ हमने क्या करा, आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी फाइल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन. और मैंने एक बिजनेस को समझा कि बिजनेस होता कैसे है. हमारे पास प्री क्वालिफिकेशन एक अच्छी थी हमारी कंपनी के पास, जिसकी वजह से वी वर एबल टू सपोर्ट, वी वर एबल टू बिड फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स. तो हमने टेंडरिंग शुरू करी, हमने अपनी टेंडरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, नंबर ऑफ बिड्स बढ़ाई, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास बिजनेस आना स्टार्ट हुआ. लेकिन ये भी बड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ाई. ये भी बड़ा एक रोलर कोस्टर स्टोरी है जो हमारे साथ हुई. बट यू नो, रीबिल्डिंग, योर कॉस्ट आर स्टिल द सेम. कॉस्ट तो सेम है. रीबिल्ड आपको यहाँ से करना है. हाँ. हाउ इज दैट जर्नी लाइक? मतलब बहुत टफ है यार. इट्स इजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस देन टू रीबिल्ड एन एग्जिस्टिंग कंपनी. अब उसके अंदर जो लोग बैठे हुए आपकी कंपनी में, वो एक सर्टन प्रैक्टिस के साथ enabled है. मतलब they are used to a certain practice in an organization which is not right. That is why you have suffered a loss. वो एक लोगों की आदत चेंज करना is a nightmare. तो मैं तो कहूँगा भैया नई कंपनी स्टार्ट कर लो. वो ज़्यादा आसान है करना. एग्जिस्टिंग लोगों की आदत चेंज करना बहुत मुश्किल है यार. And is that the only thing? मतलब I'm sure cost तो वो ही रहे होंगे. How were you managing that? ये सेविंग्स तो थी ना. हाँ, तो सेविंग्स डिप्लीट हो रही है. सेविंग्स खत्म हो रही है. सेविंग्स खत्म हो रही है और ऑलमोस्ट हम सेविंग्स में ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए. क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही है. अब 2019 से लेके 2021 तक हमारी कोई एक्सपोर्ट टर्नओवर ही नहीं थी. डोमेस्टिक सेल थी, वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर तो जीरो हो गई ना. तो जब आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर जीरो हो गई और आपके खर्चे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के उतने ही है, तो बहुत टफ है. ठीक है, let's talk about how you rebuild from here, right? ठीक है. One is that you increase the probability. जी. सारे टेंडर्स भरने शुरू करे. एक पर्टिकुलर कंट्री पे फोकस करा हम लोगों ने. Okay. There was an incident that happened in my company while everything was okay. Not okay exactly, but हाँ, चीज़ें फिर भी बेटर थी compared to 2019 end. हमारा क्या हुआ कि एक हमने शिपमेंट करी to a country called Tanzania in Africa. It was a big shipment. There were about 20-30 odd containers. शिपमेंट जब वहाँ पहुंची, पूरी शिपमेंट अंदर से गीली. अच्छा. मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने कंटेनर खोल के पानी डाला हुआ है पाइप से, फायर ब्रिगेड की वजह से पानी डाला हुआ है. तो वहाँ पे हमको बुलाया गया, हमारी मैनेजमेंट को, और बोला कि आप अपना ये यहाँ से रबिश उठाओ और निकलो एंड वी विल ब्लैकलिस्ट यू. हाउ कुड दिस हैपन? वी वर शॉक्ड. आई थिंक सैबोटेज था वो, क्या था वो आज तक हमारे लिए भी मिस्ट्री है. Okay. हाँ, वो दैट वाज. बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनरली होता भी नहीं है. नेवर. एंड द कंटेनर्स आर एयर टाइट, राइट? द कंटेनर्स आर एयर टाइट, दे आर वाटरप्रूफ, एवरीथिंग. तो कैसे इतना पानी घुस गया अंदर? तो जब मैं वहाँ पे गया, अब मेरे को ना डीप एंड में थ्रो करने की यूजली आदत है. माई लाइफ इज लाइक दैट, आई हैव ऑलवेज बीन थ्रोन इनटू अ डीप एंड. सो आई वाज सेंट टू फिक्स दैट विद अ टीम फ्रॉम इंडिया. और ऋषभ भाई, आप मानोगे नहीं, जब मैं वहाँ जा रहा था, मेरे को ये नहीं पता था मेडिकल इक्विपमेंट होता क्या है. और मेरे को भेज रहे थे कि जाके ठीक कर आओ. मैं अपनी 15 दिन की टिकट कराई और हाँ ठीक है, जाएंगे नई कंट्री, घूम कर आएंगे, मज़े मारेंगे, क्या दिक्कत है यार. वहाँ जाके देखा सिचुएशन इतनी ख़राब थी. मैंने अपने खुद हाथ से मेडिकल इक्विपमेंट्स को ठीक कराए. अच्छा. वी गॉट अ वेयरहाउस देयर, वी शिफ्टेड, वी चेंज द पार्ट्स. हमने सारे पार्ट्स रिप्लेस करे. हम लोगों ने जो चीज़ों को ठीक करना था, मैंने खुद अपने हाथ से ट्रक में लोडिंग करी है, खुद माल उतारा है, माल चढ़ाया है. तो वो सारी जब एक्सपीरियंसेस, अच्छा मैं गया 15 दिन के बाद, 2 महीने बाद वापस आया, सारी चीज़ें ठीक करके, रिपीट ऑर्डर लेकर आए, कस्टमर से पेमेंट निकाल के लेकर आए. अच्छा. कस्टमर को खुश कर आए. तो फिर वो कंट्री के साथ मेरा बड़ा प्यार हो गया. बट यू सेड कि आपको मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं पता था. तो ठीक कैसे कर रहे हो आप? पता नहीं, वो बस आता गया, गॉड गिफ्ट है क्या है, समझ में नहीं आया.
वो आता गया थोड़ा. ऑफ कोर्स मेरे साथ टेक्निकल टीम भी थी जो कर रही थी, उनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा, चीज़ें देखी. वहाँ पे जाके यार ठीक करने का जो मेरा काम था वो तो ऑफ कोर्स करे. उसके अलावा मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, जो मेरे मैनेजमेंट स्किल्स काम कर रहे थे. You know, how to manage the customer, how to manage the local people there, how to manage the local warehouses, local transportation, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है. आप एक ऐसी कंट्री में गए हुए हो जहाँ पे आसपास सिर्फ खतरा ही खतरा है. अच्छा. वहाँ पे जाके आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे, वो सारी चीज़ें काफ़ी. लैंग्वेज बैरियर था. लैंग्वेज बैरियर बहुत तगड़ा था. अच्छा, लेबर मेरे से ऐसे बात करती थी अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे मैं सब समझ रहा हूँ. लगे हुए हैं, कर ही जा रहे अपनी लैंग्वेज, रुक नहीं रहे. बट यू नो देयर अनएजुकेशन जब आती है तो आपको नहीं. अब मैं आपको फ्रेंच नहीं आती, आपसे फ्रेंच में कंटिन्यूसली बात करता जाओ वो हो रहा था हमारे साथ. तो इट वाज अ नाइटमेयर कह सकते हो आप. बट ठीक है, वी केम थ्रू दैट, हमने ठीक करा. उसने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया. तो जब हम लोगों ने रीबिल्डिंग स्टार्ट करी तो मैंने उसी कंट्री को पकड़ा सबसे पहले, बिकॉज मेरे को 2 महीने उस कंट्री में निकाल कर आया हूँ. उसी कंट्री को पकड़ा, वहाँ टेंडर्स बिड करना स्टार्ट करे. बहुत कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं. फिर उसके बाद बड़ा डिमोटिवेट सा भी हो गया कि यार क्या करना है, कुछ और लाइन पकड़ूँ, ये करूँ. कैसा टेंडर्स बिड करने का प्रोसेस कैसा रहता है? मतलब आप एक नई कंट्री में हो, राइट? किस तरीके के रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो, कैसे टेंडर्स के लिए बिड कर रहे हो? टेंडर्स की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आती है. ठीक है ना. या हमारे ऑफ कोर्स पुरानी कंपनियां तो वहाँ पे हमारे लोकल एजेंट्स भी थे, लोकल पार्टनर्स थे जो हमको बताते थे कि ये टेंडर आया. देन वी हैव टू प्रिपेयर द टेंडर फ्रॉम हियर एंड डिपेंडिंग वेदर इट इज अ ऑनलाइन सबमिशन और एन ऑफलाइन सबमिशन. उस टाइम पे ऑफलाइन ज़्यादा होती थी, अब तो सारी ऑनलाइन होती जा रही है. 18-19 के टाइम पे ऑफलाइन सबमिशन बहुत ज़्यादा थी. तो हम लोग ऑफलाइन टेंडर को प्रिपेयर करा, सेंड कर दिया. सैम्पल्स मैं खुद लेकर गया था वो 2019 में. ओके. या आई टुक इट माई सेल्फ, वी सबमिटेड इट, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. अच्छा. सो ऐसा भी होता है. 19 फिर कोविड आ गया. तो हम डिमोटिवेट हो ही जा रहे थे कि हम मेहनत करी जा रहे हैं, कोटेशन सबमिट कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था हम कोटेशन हाउस बन चुके हैं. सिर्फ कोटेशन सबमिट करो, काम खत्म. कोटेशन सबमिट करो, ऑर्डर तो ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. उसके बाद कोविड आ गया. कोविड में तो एक्सपोर्ट वैसे ही बंद था, राइट? कोविड में मेडिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट बंद, कोविड की आइटम्स का एक्सपोर्ट बंद हो गया. और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड ही खत्म हो गई. सब कोविड की आइटमें मांग रहे थे. और इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि पहले अपने घर में तो भरो. तो फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए. एंड उस टाइम पे फैमिली के अंदर भी चीज़ें ठीक नहीं थी. माई डैड वॉज गोइंग थ्रू अ बाईपास सर्जरी. तो अब मैं यहाँ ध्यान दूँ या मैं वहाँ ध्यान दूँ. फिर मैं आई वॉज इन दी हॉस्पिटल विथ हिम फॉर अबाउट 1.5 months. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम. फिर जब वहाँ से निकले, अब टर्नओवर तो 0 ही है. देन उसके बाद हम लोगों ने आई रिमेंबर दिस स्टोरी. सुबह 9-9:30 बज रहे होंगे यार, मैं घर पे था. मेरे को एक कॉल आया अननोन नंबर से. तो जब कॉल आया तो वो लेडी थी एक, एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग. मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह आप मेरे को फ़ोन कर रहे हो कौन चला रहे हो? मैं आपकी कंपनी को कब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा आपकी कंपनी से, कोई आपको काम नहीं करना क्या? मैं कहा मैडम आई एम सॉरी, हु आर यू, आई डोंट नो अबाउट दिस. उसने बताया कि जी मैं सो एंड सो फलाना कंपनी से बात कर रही हूँ, मैं आपकी कंपनी को कब से ईमेल भेज दूँ कि रिप्लाई नहीं कर रहा. सब कुछ ब्रोकन था ना कंपनी के अंदर. तो मैंने कहा नहीं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू टुडे इन द आफ्टरनून. मैं ऑफिस भागा, मैंने देखा अब ये एक कंपनी थी, इंडियन कंपनी, जिसके पास एक्सपोर्ट का एक मेडिकल इक्विपमेंट्स का ऑर्डर था एंड दे वांटेड टू वर्क विद अस. ओके, एज अ जॉब वर्क और सब कॉन्ट्रैक्ट व्हाटएवर. हाँ, वो हमसे खरीदना चाहते थे हमारे प्रोडक्ट्स. तो जब मैंने देखा यार ये इंक्वायरी तो अच्छी है, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट करा. अब पीछे से हम इतना डीमोटिवेटेड थे, इतना मतलब यू नो टीम प्रॉपर नहीं थी, काम ढंग से हो नहीं रहा था, सेल आ नहीं रही थी, कोटेशन हाउस हम बन चुके थे, तो सबको नेगेटिव ही जा रहा था. तो मैंने कहा चल ये भी कोशिश करके देख लेते हैं. तो आई पर्सनली लुकड आफ्टर दिस क्लाइंट एंड इसको हमने कोटेशन प्रोवाइड करनी. इट टुक अस 8 months टू क्लोज दिस ऑर्डर. एंड दिस वाज माय फर्स्ट ऑर्डर दैट आई गॉट after entering the business, in the process of reviving the business, rebuilding the business. ये मेरा पहला ऑर्डर मैं लेकर आया. 3-4 करोड़ रुपए का ऑर्डर था. One phone call was really... That phone call was very important. And thank God, you know, I picked up that call. Unknown number मैंने पिकअप करा. And 6-7 महीने तक मैं उस ऑर्डर पे लगा रहा.
और वो ऑर्डर आ गया हमको। एंड व्हेन यू से कि 6-7 महीने लगे रहे, क्या हो रहा होता है? यार कोटेशन प्रोसेसेस चल रही होती है, टेक्निकल नेगोशिएशन चल रही होती है, फाइनेंशियल नेगोशिएशन चल रही होती है। ये जो कंपनी थी, दे वर आल्सो नॉट द एंड कस्टमर, तो मैं इनको टेक्निकल कोटेशन सबमिट करता हूँ, ये आगे सबमिट कर रहे हैं, आगे से रिप्लाई आ रहा है, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। करेक्ट। ये आप गाड़ी नहीं बेच रहे कि आपने आज इंक्वायरी डाली 4 दिन में गाड़ी बिक गई। इक्विपमेंट्स ऐसे बिजनेस, हमारे बिजनेस में 6-7-8 महीने नॉर्मल टाइम है, टर्न अराउंड टाइम फॉर एन ऑर्डर टू कम। तो हमने ऑर्डर क्लोज करा और माल सप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये माल जा रहा था अफगानिस्तान, तो जब मेरा ब्रांड वहाँ अफगानिस्तान पहुंचा तो मेरे को अफगानिस्तान से इंक्वायरी आई। नाउ दैट इंक्वायरी वाज ह्यूज एज इन 700 करोड़ रुपए की इंक्वायरी थी। अच्छा। और हम सारे तो अब एक ऑर्डर आ गया तो थोड़ी मोटिवेशन लेवल भी बढ़ा, तो हम इस पे लग गए काम करने के लिए। वी हैड विजिट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, वी हैड नेगोशिएशंस फ्रॉम विद द मिनिस्ट्री ओवर देयर। हमारे पास पूरी मिनिस्ट्री विजिट करने आई हमारी फैक्ट्रीज के अंदर। ओके। कि आओ, और मतलब दे केम एंड दे सॉ कि भाई ये कंपनी 700 करोड़ 800 करोड़ का काम करने के लायक है भी या नहीं है। तो वो आए, उन्होंने हमने सब कुछ उनको कन्विंस करा, पेपर वर्क हो गए, टेक्निकल नेगोशिएशन तो रेडी था, सब कुछ था ना। तो हमने दिखाया। अब क्या हुआ, जब फाइनल क्लोजिंग 1.5 साल लग गया उस ऑर्डर की मैच्योरिटी की एक स्टेज पर आने के लिए। सेम चीज की टेक्निकल नेगोशिएशन वो होता है। और इतना बड़े ऑर्डर में टाइम लगता ही लगता है, एक दिन का काम नहीं होता ये। तो जैसे ही हम फाइनल पेपर, आई थिंक शायद इट वेंट टू द प्रेसिडेंट हाउस और समवेयर, मिस्टर घानी वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम। यार वो तालिबान ने अटैक कर दिया। आई फील वेरी बैड ब्रो। तो 3-4 साल का स्ट्रगल करके एक हमको ऑर्डर मिला, उसके बाद हमने फिर वही 1.5 साल हम इतना डिमोटिवेट, मैं तो 1 हफ्ता ऑफिस ही नहीं गया यार। यू नो, सी यू टेल दीज स्टोरीज इन अ लाफिंग वे, स्माइलिंग वे, बट it's not easy, right? It's very tough. What is your mental state at that time? How are you not quitting? बड़ी बारी क्विट करने का मन आया, फिर कहा चलो लेट्स ट्राई अगेन। फैमिली वैल्यूज ऐसी है, फैमिली के अंदर ऐसी चीज़ें सिखाई गई है, देखा है अपने फादर्स को, हमने अपने फादर को, अपने ब्रदर को इतना काम करते हुए कि कभी गिव अप एटीट्यूड रखा ही नहीं। और जहाँ आपने गिव अप एटीट्यूड रख दिया, आप ब्रोकन हो। मेरे साथ बीच में बहुत बारी हुआ कि अब मैंने बताया ना आपको, अफगानिस्तान के बाद मैं 1 हफ्ता ऑफिस ही नहीं गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने डैड को बोला, मैं कहा यार ये लाइन ही खराब है, मैंने ये बोल दिया। एंड यू नो, अ कंपनी व्हिच इज रनिंग फॉर 60 years 70 years, आप कह रहे हो लाइन ही खराब है, जिसने हम सबको आज मेरे को इस लेवल तक आगे खड़ा करा है। तो वो भी ठीक नहीं था मेरी तरफ से बोलना, लेकिन चलो फैमिली में होती रहती है, लाइन चेंज करते हैं। फिर क्या हुआ, जब हम इतना डिमोटिवेट थे, एक और इंक्वायरी आई हमारे पास। बट बिफोर दैट, मतलब आई स्टिल वांट टू गो डीपर इनटू व्हाट कीप्स यू गोइंग एंड हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस, बिकॉज this is not one day, ये prolonged है, right? 8-9 months you're working on something, नहीं close हो रहा, फिर 1.5 साल काम कर रहे हो, नहीं close हो रहा, right? Every day you don't know whether this will close or not. Yes, there is no certainty on the conclusion. Totally. So, what's your thought process like? ऐसा लगता है कि never ending inquiries आ गई हमारे पास। लगे रहो यार। thought process उस टाइम पे ना, मतलब what are you telling yourself कि भाई मतलब क्यों करना है? बस पॉजिटिव एटीट्यूड है, कल हो जाएगा, जो ही की देखी जाएगी, करते रहते। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप अपने अंदर रखते हो, देन सी यू आर लर्निंग एवरी डे, राइट? इफ़ यू स्टॉप लर्निंग, ये मेरे डैड की से है कि अगर आप यू आर लर्निंग टिल द डे यू आर ब्रीदिंग, टिल द सेकेंड यू आर ब्रीदिंग, यू आर लर्निंग एवरीथिंग। द डे यू स्टॉप लर्निंग, दैट्स द एंड ऑफ योर डे, एंड ऑफ योर लाइफ। तो हम सीख रहे थे इस काम में, कुछ ना कुछ हमको सीखने को ही मिल रहा था, और मेरे को तो डीप एंड में थ्रो करा ही गया। तो आई हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड इन दैट वे, एंड योर माइंडसेट इज फैमिली सपोर्टिंग यू, यू नो, ऑफ कोर्स देयर इज किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी किसी फैमिली मेम्बर्स ने, किसी ने, फैमिली सपोर्टिंग यू, और उसके अलावा कर रहे हो उसको, बस लगे रहो। तो ये थॉट नहीं आ रहा था माइंड में कि यार अब भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या फिर इतने कोटेशंस भेज दिए, अगर कुछ भी क्लोज नहीं हो रहा तो शुड वी जस्ट, जैसे यू सेड, शुड वी मूव ऑन, शुड वी डू समथिंग? हाँ, ये थॉट्स आ रहे थे ना। एंड हाउ आर यू डीलिंग विद दीस थॉट्स? डैड वाज सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव, मॉम वाज वेरी सपोर्टिव, ब्रदर वाज वेरी सपोर्टिव। सो जब फैमिली का आपके साथ होता है ना, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। सो यू हैड दैट बिलीफ कि हम कर लेंगे। हाँ, मैं लगा कहीं कुछ ना कुछ तो होएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एक यू नो, देयर इज़ अ वेरी फेमस से ऑल्सो, शेर जंगल का राजा क्यों है? मुझे नहीं पता। ना वो सबसे लंबा है, ना वो सबसे ताकतवर है, ना वो सबसे बड़ा है, ना वो सबसे फास्ट है,
वो सबसे why is he the king of the jungle? Why cheetah is fastest, giraffe is probably the tallest, elephant is probably the biggest, strongest, whatever. वो attitude है जो आपको कहता है मैं राजा हूँ. तो वो attitude था हमारे अंदर, और हर बंदे के अंदर एक attitude होता है जो उसको डिफाइन करता है कि वो कौन है. तो मेरे अंदर ये attitude था कि आज नहीं तो कल क्रैक होगा, मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है. वो बनेंगे, वो बिलीफ है, वो यूनिवर्स में सिस्टम सिग्नल भेजते रहते हैं ना. तो हम वही सिग्नल भेज रहे थे जब हम काम कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये क्रैक होएगा ही होएगा. और वो हुआ. wow. So you believe in manifesting for Oh sure. yes, definitely. What you send in the atmosphere, it comes back to you. Definitely. हमेशा पॉजिटिव बोलो, गलत कुछ बोलो ही मत. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो अफगानिस्तान वाला ऑर्डर तालिबान ने अटैक कर दिया. वो तो तालिबान ने अटैक करके हमारा ऑर्डर खा गए. मेरा एजेंट ट्वीट कर रहा था जब पता लगा कि घानी हैज फ्लेड द कंट्री. मेरा एजेंट ट्वीट कर रहा था, प्लीज साइन माय पेपर बिफोर यू गो. क्योंकि हम सब इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे. इट वाज अ बिग तो बीच में डाउट भी आ रहा था फेक इंक्वायरी तो नहीं है, बिकॉज फेक इंक्वायरीज बहुत आती है ना एक्सपोर्ट में, बहुत आती है. वो भी था, लेकिन जब चीजें मैच्योर होनी स्टार्ट हुई, सब होना स्टार्ट हुआ, तो कोई बात नहीं. फिर ये ब्रेक हो गए, फिर एक इंक्वायरी आ गई. ये कितने टाइम बाद है ये ऑर्डर ड्रॉप होने के बाद? दो हफ्ते बाद. अच्छा, एक हफ्ता तो मैं ऑफिस ही नहीं गया. उसके अगले वीक में आ गई. हाँ, एक हफ्ता तो मैं ऑफिस ही नहीं गया. उसके अगले एक या 2 हफ्ते बाद, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, बट हाँ आई. मेरे डैड का मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे देयर इज अ कनेक्ट. उसने बोला कि ये जी एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, आपके साथ करना है. मैंने अपने डैड को पता क्या बोला? मैं कहा डैड ये भी ऐसी होगी, छोड़ो ना यार. अच्छा, यू वर स्टार्टिंग टू फील दैट इमोशन. हाँ, मैं कहा छोड़ो यार, मेरा मन ही नहीं है काम. उन्होंने क्या बोला, तू एक लास्ट इंक्वायरी कर ले मेरे लिए. मैंने कहा वैसे बोल रहे तो यार, यू नो, यू कांट से नो. मैं कहा चलो कर लेते हैं. मैंने फिर अपनी पूरी टीम गैदर करी. कोटेशन हाउस का प्रोसेस वहाँ पे शुरू करा, काम करना स्टार्ट करा. अब ऋषभ भाई आप मानो, वो इंक्वायरी अगेन 1.5 साल तक चली. तो 1.5 साल तक यू हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है. हाँ, मतलब स्टार्टिंग में देख क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना रियलाइज होने लग जाता है कि कितनी जेन्युइन इंक्वायरी है. तो वो मेरे को एक थोड़ा टाइम बाद रियलाइज हुआ कि हाँ ये एक जेन्युइन क्लोज हो सकता है. कितने टाइम में रियलाइज हुआ? 1.5 महीने बाद. अच्छा, ठीक है. 1.5 महीने बाद जब एक सर्टेन लेवल ऑफ नेगोशिएशंस होनी स्टार्ट हुई, पता लग गया था कि भाई उसके पास ऑर्डर आ चुका है. काफ़ी बड़ी कंपनी थी जिसको हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स कंस्ट्रक्ट करी थी अफ्रीका में, उसके इक्विपमेंट्स हमको सप्लाई करने थे. तो पता लग गया था, उस लेवल का मीटिंग्स हो रही थी. 1.5 साल. वंस वी क्लोज दैट ऑर्डर, एंड आई विल टेल यू व्हाट, I got that order on the day of my birthday. Oh wow, okay. Yeah. Which is when? Which is 10th of February. Okay. तो मेरे को नहीं आइडिया था कि ये आज ऑर्डर आने वाला है. मैं रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था. We were having a fun. And अचानक से मैंने रात को ऐसी बर्थडे विशेस चेक करते हुए ईमेल चेक करी और देखा परचेज ऑर्डर की कॉपी आई. एक और बर्थडे विश आ गई. बर्थडे विश आ गई. वहाँ से there is no looking back. तो हम वहाँ से ऐसे ग्राफ चल रहा है. Amazing. And wow. With the grace of God, with my family's blessing, with everyone, last year we have crossed an all-time high of this entire business. Wow. Congratulations. Thank you. That's fantastic. लगे रहे, persistence कह लो आप इसको, या लगन कह लो, या hard work कह लो, था. Wow. था. On this note, you know, now since you have been in this space for so long, right, and this is a phenomenal journey. Yeah. How can others follow in this path, right? Are there any untapped opportunities today that for people who want to enter medical exports? Medical exports, हाँ, untapped opportunities बहुत है. क्या है? अगर मैं आपसे बात करूँ तो ECG electrodes है. बहुत कम कंपनीज बनाती है दुनिया में, एंड बड़ी हाई डिमांड. क्या होता है ECG? यार आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा कि ECG एक हार्ट टेस्ट होता है. हार्ट टेस्ट होता है. उसको करने के टाइम पे बॉडी पे पैच लगाया जाता है. ब्लैक पैचेस लगाते हैं. ब्लैक नहीं, वो वाइट कलर की होती है. Okay. पैच लगाया जाता है जिस पे फिर मशीन की वायर लगती है. वो पैचेस जो होते हैं ना, वो एक कंज्यूमेबल आइटम होती है और एक पेशेंट पे 6 से 8 पीस लगते हैं. राइट. उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्चुअली बड़ी इजी है, जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा. मैं चाइना गया हुआ था एक एग्जीबिशन के लिए.
वहाँ पे मैंने देखा मशीन इसकी लगी हुई ECG इलेक्ट्रोड्स की, और रॉ मटेरियल डालो, फिनिश प्रोडक्ट बाहर आ रहा है. अच्छा. हाँ. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट, एंड दिस कैन डू वंडर्स. Okay. Are there any other products? Other than this, then the products keep on getting technical. Okay. So depending on आप कितनी टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो उसके अंदर, बिकॉज मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना एक सस्ता काम नहीं है. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क. So who should enter this business? मतलब if someone's watching this and they think मेरी हमें करना फैमिली चाहिए. ने इस बिजनेस को एंटर करा था विथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1953 विथ वन मोटिव, एक्चुअली टू. मोटिव ये था कि मैनकाइंड को सर्व करना है Okay. और इंडिया को ग्रो करना है. Okay. 1953. 1953 47 के बाद इंडिया को ग्रो करना है और मैनकाइंड को सर्व करना है. सो माय डैड्स एल्डेस्ट ब्रदर started this business in eastern side of the India, northeast side of India, by selling stethoscopes on a bicycle. Okay. So from there we've come here. Wow. Okay. Yeah. So अगर आप एक पैशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ आप किसी की लाइफ के साथ हो, तो अगर आप इस पार्ट के लिए पैशनेट एंड विद गुड विल नहीं आ रहे हो, तो मैं कहूँगा मत एंटर करो. Okay. Let the others do it. You find something else. Okay. So let's say you have the right intention. You have the right intention. Right? Yeah. What else? What other qualities or qualifications? It could be skill, it could be financial. What do people need Finances to enter चाहिए. this business? Finances चाहिए. अगर मैं आपको ECG इलेक्ट्रोड की बात करूँ, तो आपको कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए. शुरू करने के लिए. हाँ, शुरू करने के लिए. Of course. सस्टेन करने के लिए प्रॉब्ली और चाहिए. हाँ, ऑफ कोर्स. देन वो आपकी एक बारी कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है, टर्न अराउंड आना स्टार्ट हो जाता है. बट यस, दिस इज वन ऑफ दैट. अदर देन दैट, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स. जितना आप इसके अंदर घुसोगे, उतना आप इसको ग्रैस्प कर पाओगे, बिकॉज बहुत ही वास्ट टेक्निकल स्पेक्स होते हैं ना. बहुत ही वास्ट रेंज है मेडिकल इक्विपमेंट की. एक पिन से लेके आप MRI मशीन की बात कर रहे हो, हाँ. आप क्या क्या बनाओगे, किस किस में अंदर घुसोगे. तो ये बहुत ही वास्ट प्रोडक्ट. सबसे कम कंपटीशन कहाँ है और सबसे ज्यादा मार्जिन कहाँ है? बहुत मुश्किल है ये कहना. अच्छा. हाँ, इट्स नॉट इजी टू से कि सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन किस में है. कंपटीशन किस चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में कंपटीशन है. सिरिंज बनाने वाली 50,000 कंपनीज है और MRI मशीन बनाने वाली 50,000 कंपनीज है. कंपटीशन तो है. हाँ, लेकिन आपको किसी भी बिजनेस, नॉट ओनली मेडिकल इक्विपमेंट, किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए होती है इन ऑर्डर टू सक्सीड. यू नीड अ गुड कस्टमर सर्विस, यू नीड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड वंस यू हैव ऑल ऑफ दैट, यू नीड गुड इंटेंशंस. अगर आपने अपने कस्टमर को टाइमली रिस्पॉन्स दे दिया, टाइमली डिलीवरी कर दी, तो आपका कस्टमर कभी जाएगा ही नहीं किसी और के पास. आप एक जगह से कोई, आप एक इसको ह्यूमन, एक नॉर्मल लाइफ में, एक नॉर्मल चीज़ में डालो. आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वो रेस्टोरेंट आपको कहता है, आपको एक अच्छी तरीके से खाना दे रहा है, सर्विस दे रहा है, योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी देयर. अगर आपके बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, आप उनको कहाँ लेके जाओगे? उसी रेस्टोरेंट में लेके जाओगे. क्योंकि आपका एक, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ एक पर्सनल टच, एक कंफर्ट बनाना है. जैसे ही आपने उसके साथ उसको कंफर्ट दे दिया, वो कहीं और नहीं जाने वाला. एज सिंपल एज दैट. एंड यू थिंक दैट्स द मोट? हो भी सकता है. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर्स. योर फ्रेंड कैन, it's very difficult to turn your friend into a customer, but it's very easy to turn your customer into a friend. Interesting. Yeah. So let's take the ECG electrode example. Yes. And now let's do like a quick walkthrough कि अगर किसी को ये शुरू करना है बिजनेस, तो क्या प्रोसेस रहेगा, वो कहाँ से मशीनरी एक्वायर करेंगे? आप चाइना जाओ. चाइना जाके देयर आर फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, यू हैव टू डू योर रिसर्च. कहाँ जाए चाइना में? ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगी कौन मैन्युफैक्चरर्स, आप उनको कॉन्टैक्ट करो. आप कैंटन फेयर के अंदर जा सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशंस. आप CMEF के अंदर जा सकते हो, विच इज़ अ मेडिकल एग्जीबिशन. वंस यू हैव गॉन इन दैट, आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे. आपको एक बार ही मैन्युफैक्चरर मिल गया अगर, तो आप उसके साथ फिर अपनी मशीन की R&D करनी स्टार्ट करो. ओके. अब मशीन इंपोर्ट करना आसान है. मशीन वन पीस में यहाँ आती है. रॉ मटेरियल्स, यू हैव टू डू योर रिसर्च कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे, वो आपको मैन्युफैक्चर समझा देता है. मैन्युफैक्चर समझा देता है. तो जब आपने रॉ मटेरियल की फिगर आउट कर लिया, आपने मशीन फिगर आउट कर ली, उसके बाद अब आपको बंदे चाहिए जो आपकी मशीन को रन करेंगे. आपको एक स्पेस चाहिए.
while you are finding that space and that place, you have to also prepare your sales team accordingly. Okay. जो आपको जाके सेल करेगी, सेल तो करनी है, उसके साथ साथ आपको थोड़े से पेपर वर्क करना पड़ेगा, रेगुलेटरी टीम तैयार करनी पड़ेगी. Once this is done, you can easily start selling electrodes. Okay. Yeah. कहाँ ढूंढेंगे कस्टमर्स? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ढूंढ लो, स्मॉल क्लिनिक्स ढूंढ लो, गवर्नमेंट टेंडर्स की तरफ चले जाओ, बहुत एक्सपोर्ट डेटा देख लो, एक्सपोर्ट कर लो. कस्टमर ढूंढना मुश्किल नहीं है. Okay. हर हेल्थ सेंटर, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल को इसी इलेक्ट्रोड चाहिए. आपको बस वहाँ जाके उनसे बात करनी है. आप जाके परचेज वालों से बात करो, यू टॉक टू द परचेज मैनेजर्स, यू शो देम योर प्रोडक्ट, टॉक टू द डॉक्टर्स, गिव देम सैंपल्स. वंस ऑल ऑफ दैट इज डन, यू कैन इजीली स्टार्ट सेलिंग. And also, since we are on this note, let's talk about tariffs, right? I know you don't supply to the US, Yes. तो आपको कम impact कर रहा होगा. Yes. But जितने भी लोग आज tariffs face कर रहे हैं, they need to start looking at other countries, Yes. which is where you have expertise, right? Yes. कहाँ जाना चाहिए उन लोगों को US tariffs से जो escape बंदा करने? यूएस मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उसको वो पता है उसको कहाँ बेचना है. अच्छा. वो यूएस इतना इजीली नहीं पहुंच सकता. Okay. तो अगर वो यूएस पहुंचा तो खेला खिलाया खिलाड़ी है. तो ही नोज अफ्रीका इज अ वेरी बिग मार्केट यार, यूरोप इज अ वेरी बिग मार्केट. अगर आप यूएस में अगर इफ योर मेडिकल इक्विपमेंट इज अप्रूव्ड टू बी सोल्ड इन द यूएस, देन इट इज अप्रूव्ड टू बी सोल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Okay. एनीबडी एंड एवरीबडी विल बाय इट. So would you say कि किसी को सीधा US से शुरू कर देना चाहिए? बहुत मुश्किल है, होगा नहीं. इतना ईजी नहीं है. Okay. हाँ, अगर मैं थोड़े हायर कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो यूएस की तो पहली डिमांड ये भी होती है कि आप बाकी कंट्रीज में कहाँ सेल कर रहे हो. अच्छा. आपका नया प्रोडक्ट है क्या? Okay. नहीं है तो पहले आपको वो करना पड़ता है. What about the UK? Since you work a lot over there, Yes. how can someone start exporting to the UK? Documentation is very important. UK has its own regulatory requirements in order to import medical equipments. You have to complete that. लोग कहाँ से समझें कि like is there an export consultant they can go to? There are a lot of export consultants in India. You have to find them. आप अपनी online, Google is the king today. आप अपनी Google पे research करो. सब मिल जाएगा. सब मिल जाएगा. वहाँ पे जो import, हर कंट्री की जो import authority होती है, they have their requirements mentioned in black and white online. Okay. On their own website. Okay. आप उसको जाके स्टडी करो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर वर्क कंप्लीट करो. वंस यू हैव योर पेपर वर्क कंप्लीट, यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग. कस्टमर ढूंढो, सिंपल. ठीक है. Since we are on the note of new opportunities, जी. are you building anything new? Yes, we are. Very recently, we've launched a new software. It is called Collar Check. White collar, blue collar. Okay. Jobs होते हैं. हाँ. Collar Check. Now, what Collar Check does is, it is basically revolutionizing the hiring industry. Okay. ट्रेडिशनल सीवीज बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं. हम ट्रेडिशनल सीवीज को इरेडिकेट करके डिजिटल वेरीफाइड सीवीज बनाने की तरफ मूव कर रहे हैं. सो व्हाट दैट मीन्स इज ऋषभ, व्हेन समबडी इज हायरिंग, आपके सामने एक सीवी आता है. हम 2 मिनट हायरिंग का प्रोसेस देखते हैं. आपके सामने सीवी आता है, आप सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हो, सीवी को शॉर्टलिस्ट करके इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो. जब वो इंटरव्यू के लिए आता है, आप उससे राउंड्स करवाते हो. अब वो उसके सीवी पे कितना उसने जो लिखा है वो सच है या झूठ है, आपको कैसे पता? हाँ, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं पता. आप तो एक चेक करोगे आप. वो तो इंटरव्यू के बाद ना, वंस यू शॉर्टलिस्टेड समबडी. इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको नहीं पता ना कि वो बंदा कितना सच कितना झूठ बोल रहा है, राइट? सो व्हाट वी आर टेलिंग पीपल इज टू मूव टू अ डिजिटल सीवी. जो आपने जिस कंपनी में काम करा है, जो आपने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करी है, आप उनको वाइल वर्किंग इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करवा लो. ओके. अब इसके बहुत बेनिफिट्स हैं फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द एम्प्लॉयर्स. बहुत परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, ओवर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं जो who are not treated the right way, and if they want to go and change their job, it's very difficult for them to convince the new employer or the new HR. In this way, if your current achievements are recorded and verified by your current employer, you don't actually have to go and prove yourself to the next company. And now the next company doesn't need to conduct a background verification on you, because background verification में at the end of the day तो आप पुरानी कंपनी को ही तो कांटेक्ट कर रहे हो उसकी पूछने के लिए कि बंदा आपके पास काम कर रहा था नहीं कर रहा था, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी. जब वो आपको इंटरव्यू से पहले ही मिल रहा है तो आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों कराओगे? बट यहाँ पे यू आर रिलाइंग अ लिटिल बिट ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर कि वो गलत ऐसा ना करे कि एम्प्लॉय को फेवर करने. वो तो आज भी आ रहा है, वो तो आज भी हो रहा है. आज अगर मैं आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए
ठीक है, मैंने आपको हायर कर लिया, अब मैं आप पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंडक्ट करा के किसको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ? हाँ, मैनेजर को ही करो। प्रीवियस मैनेजर को तो कर रहा हूँ। उस केस में उसके गलत रिव्यूज आपके बारे में देना ज्यादा नॉर्मल है रादर देन व्हाइल यू आर इन द कंपनी। ये तो आज भी हो रहा है। बट जब वो कंपनी में है तब अगर वो रिव्यू मांग रहा है, हाँ, दैट टाइम यू रिलाइंग ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजर कि वो गलत क्लेम को एक्सेप्ट ना करे। करेक्ट। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो यार ह्यूमन डिपेंडेंसी तो आज की डेट में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में है। हाँ, वो तो आज भी है। वो तो आज भी है और वो कल भी रहेगी, एज सिंपल एज दैट। तो हम कॉलेज चेक के थ्रू, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यू नो, देयर इज अ स्टडी विच सेज दैट एवरी कंपनी विच इज ऑपरेटिंग ऑन दिस प्लैनेट is spending 30 to 50% of their annual salaries in bad hires. पॉइंट समझ रहे हो? अगर क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए की मेरी साल की सैलरीज है तो मैं मोटा मोटा 30 से 50 लाख रुपए साल का बर्बाद कर रहा हूँ बैड हायर्स के अंदर। बिकॉज आपने वो बंदे को हायर किया, उसको 6 महीने में ट्रेन किया, उसने कुछ काम भी नहीं किया और वो चला गया। 6 महीने की सैलरी दे दी आपने, उसके बाद अब जो आप नया बंदा हायर करने के लिए दोबारा प्रोसेस करोगे, दोबारा एक वो कॉस्ट आएगी आपकी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप किसी को हायर करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि अब मैं आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, नाउ आई वांट दिस जॉब, दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? नाउ व्हेन आई वांट दिस जॉब, मैं अपने आप को कभी कभी ओवरसेल कर दूंगा आपको इम्प्रेस करने के लिए, आप मेरे इंटरव्यूअर हो। उसमें क्या होएगा, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। मैं अब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करता हूँ। मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, आपने मेरे को हायर कर लिया, आपने मेरे को एक अच्छा हाइक भी दे दिया, मैं बड़ा खुश, आप भी बड़े खुश। अब आप सोच रहे हो मनी मन, यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा मिल गया, ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ मेरे को बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई। अब होता क्या है कि जब मैं परफॉर्म करने लगा आया, और अब मैं शायद उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जिस लेवल की मैंने एक्सपेक्टेशन आपके इंटरव्यू में बढ़ा दी थी। जब ये होना स्टार्ट होता है ना, तो आपके दिमाग में एज अ कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने तो गलत हायरिंग कर ली है। और वो है भी क्योंकि आपने सुनो, अब आपने गलत हायरिंग कर ली, आपके दिमाग में आ रहा है यार ये बंदे को तो मैं ओवर पे कर रहा हूँ, और उस इन पूरे सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉय को अपने ऊपर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट आ गया, यार ये मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा इस कंपनी के अंदर, मैं तो पुरानी कंपनी में ही ठीक था। रियलिटी क्या है, ना मैं बुरा बंदा हूँ, ठीक है ना आप मेरे को ओवर पे कर रहे हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जब हमने इंटरव्यू में बढ़ा दी उस लेवल पे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वी डोंट वांट दैट, और ये होता ही होता है। तो आपको कैसे आइडिया है करने, मतलब यू आर डूइंग मेडिकल एक्सपोर्ट, राइट? आई थॉट व्हेन आई आस्क्ड दिस यू विल से समथिंग लाइक कि हमने कोई नई लाइन शुरू करी, राइट? मेडिकल इक्विपमेंट की लाइन शुरू करी है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस? नाउ व्हाट हैपेंड वाज, मैं इंटरव्यू कर रहा था, ये मेरी रियल लाइफ के साथ ये इंसिडेंट हुआ, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस कॉलेज चेक एज अ प्रोजेक्ट, बिकॉज ये मैंने खुद फेस कर रखा है और मेरे को पता है कि हर कंपनी फेस करती है, हर कंपनी हर एम्प्लॉय फेस करता है। मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो इंटरव्यू के टाइम पे मेरे सामने एक बड़ा अच्छा सीवी आया। रीबिल्डिंग की बात है, जब हम अपना बिजनेस रीबिल्ड कर रहे थे, बड़ा इंप्रेसिव सीवी आया। मैंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, एंड व्हेन आई वाज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, the CV that was in front of me and the person who was sitting in front of me was जमीन आसमान का फर्क था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपका सच्ची बताना यार, आपका CV बनाया किसने? वो मेरी तरफ देख रहा है, मेरा CV बनाया जी मैंने। मैं कहा भाई देख सच बता दे किसने तेरा CV बनाया है, क्योंकि ये तो नहीं है तू, या तो तू बंदा कोई और है, आईडी दिखा ठीक है। तो कहता सर अच्छा चलो सच बता देता हूँ, आप ही की कंपनी के सामने एक साइबर कैफे है जो आप ही की कंपनी के अकॉर्डिंग CV एडिट करके देता है। व्हाट? हाँ हुआ जी ऐसा। कितने पैसे लगे? सर 150 रुपए। इन 150 रुपीज ही क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑफ माई कंपनी एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ मी। नॉट बैड, नॉट बैड। तो मैंने उस टाइम पे ये रियलाइज, मैंने अपना गूगल रिसर्च करना स्टार्ट करा। मैं कहा हाउ टू वेरीफाई CV। 50 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज के लिंक्स आने स्टार्ट हो गए। और ऑनलाइन मैं देख रहा था हाउ टू वेरीफाई CV ऑनलाइन, कुछ है ही नहीं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी को कॉन्टैक्ट करा तो कहती ठीक है जी हम वेरीफाई कर देंगे। क्या वेरीफाई करोगे कि ये बंदा प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसके बाद ये कोई फ्रॉड तो नहीं है,
ये क्रिमिनल तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1 2 3 से बात करी, एक कंपनी को हायर भी कर लिया कि चलो आप हमारी कंपनी की इंटरव्यू कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दो। एंड आई रिमेंबर दे वर चार्जिंग अस अबाउट 2200 रुपीज पर And candidate. this you do after you shortlist someone. After you hire somebody, After you hire someone. after you give Roll out them the offer. offer letter. उसके बाद आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अच्छा, कई कंपनीज हो सकता है ऐसी भी करती हो कि ऑफर लेटर देने से पहले कंडक्ट कर लियो, बट अब क्या होता है जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा रहे हो ना, तो आपका एक टाइम कंज्यूम हो रहा है। एंड आपके पास अगर 50 सीवीज भी आए हुए हैं, आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिर्फ 2 या 3 या 4 का करा रहे होगे, या 1 का कराओगे जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अब मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप इसका करो, नाउ दे हैव टू गिव मी अ रिपोर्ट। टिल द टाइम दे डोंट गिव मी अ रिपोर्ट, दे आर नॉट गेटिंग द मनी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उनका भी टाइम लग रहा है, टाइम इज मनी। तो मैंने ऐसे बहुत इंस्टेंस देखे, छोटी मोटी बैकग्राउंड कंपनीज होती है वो रिपोर्ट को फेक कर देती है। अच्छा, कर दिया हमने, कर दिया। यार आप मेरे प्रीवियस मैनेजर हो और मैं आपको, मेरी नेक्स्ट कंपनी आपको कॉल कर रही है, यू डोंट हैव द टाइम टू टॉक अबाउट मी, आई ऑलरेडी लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर या हो सकता है आप एक एचआर हो और आपको यार अच्छा वो बंदा तो जब मेरी कंपनी में काम कर रहा था तब तो मैं था ही नहीं, ये भी हो सकता है। या आप एक खराब मूड में बैठे हुए हो, मैं टॉप परफॉर्मर था आपकी कंपनी का ऋषभ, लेकिन जब बैकग्राउंड मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रही है, आपने कहा चोर था, डाकू था, मत हायर करना, क्योंकि मैं आपकी कंपनी छोड़ गया ना, आप क्यों जाओगे, मैं क्यों जाऊँ। तो ये इंसिडेंट्स बहुत हम लोगों ने रियलाइज करे। अच्छा, कुछ इंसिडेंट्स रियलाइज करे कि सर द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नाउ व्हेन द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाउ डू यू नो कि मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये बंदा जिसको मैं हायर कर रहा हूँ सही है नहीं है। तो ये जब सारी चीज़ें आने लगी तो मैंने देखा जब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है दुनिया के अंदर, तो लेट्स बिल्ड समथिंग लाइक दिस। So I started building CollarCheck. Okay. Now the main purpose of building CollarCheck was कि भाई कंपनीज को pre-verified candidate information मिल जाए और कैंडिडेट्स को अपनी वर्थ की जॉब मिल जाए। So you are saying कि CVs are useless now? CVs, हाँ, एक आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल CVs देखो, what is a CV? It's a self-written, self-claimed piece of paper. जो आप अपना बनाते हो To sell yourself. To sell yourself. ठीक है ना, ये सीवी है। ये कितना, ये जब से हम देख रहे हैं सबसे सीवीज चल जा रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप अपनी सीवी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको वेरीफाइड करो, उसको वेरीफाई कराओ। आप सच लिख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आप झूठ लिख रहे हो, मैं नहीं कह रहा आप एग्जैजरेट कर रहे हो, लेकिन जो आप लिख रहे हो आप उसको प्रूफ तो करो। मेरे सामने आज सुबह की बात है, मैं इंटरव्यू कर रहा था, दिस लेडी केम टू मी फॉर अ परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एक रोल करने के लिए। यार सीवी के अंदर लिखा हुआ है आई हैव वर्कड इन ऑटोमेटिंग द वर्क फ्लो, वर्कड इन फाइनलाइजिंग वेंडर्स। मैंने उससे 4 सवाल पूछे, उसके जवाब ही नहीं थे। तो क्या लिख कर लेकर आ रही है सीवी पे? एआई के थ्रू सीवी बना दिया। अब मैं इसका दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरे सामने एक सीवी आया विच वॉज नॉट वेरी वेल मेड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। दे लैंडेड इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ मी। द गाय हु सैट इन फ्रंट ऑफ मी he was not even able to talk. ऋषभ, आप मानो वो बंदा बात नहीं कर पा रहा था। मैंने 5 मिनट के अंदर वो इंटरव्यू खत्म करके उसको बाय कर दिया। थोड़े टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यही बंदा मेरे कॉम्पिटिटर की कंपनी में ओनर का राइट हैंड बना हुआ है। अच्छा। Now, अच्छा, this I got this information after almost a year and a half. Okay. Of this I'm talking about थोड़ा पहले हुआ था ये। 1-1.5 साल के बाद वो बंदा मेरे कॉम्पिटिटर की कंपनी के ओनर का राइट हैंड बना हुआ है। तो अब जब वो बना हुआ है, आपस में इंडस्ट्री में बात तो होती है, तो मेरे को पता लगा ये बंदा जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था 6 महीने तक अनएम्प्लॉयड था। अच्छा जी। तो he was out of practice? नहीं, he left his previous company. What I remember, he left his previous company. He came to me for an interview और 6 महीने उसको जॉब ढूंढने में लग गए। Okay. ठीक है। अपनी पिछली कंपनी में भी टॉप परफॉर्मर था, अगली जिस कंपनी में गया वहाँ भी टॉप परफॉर्मर रह गया। लेकिन उस 6 महीने में because he was not able to find that job, because he was not able to sell himself. He was not able to convince the recruiter कि भाई मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ,
मैं काम करना जानता हूँ, वो बेचारा 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहा। तो सोचो उसके माइंड में क्या पड़ रहा होगा। अब ये अगर कॉलर चेक होता तो उसको उसकी अचीवमेंट्स उसके लिए बोलती ना, वेबसाइट उसके लिए बोलती, उसके पास्ट रिव्यूज उसके लिए बोलते। आपको लोन चाहिए अभी? मेरे को नहीं चाहिए लोन अभी। आप अपना सिविल स्कोर मेंटेन करते हो? हाँ, क्यों करते हो? कभी चाहिए हो तो। कभी चाहिए हो। तो जब आपको ये पता है कि आज आपने जॉब नहीं चेंज करनी है, कल नहीं चेंज करनी है, इफ यू डोंट नो इफ यू नीड अ लोन टुडे, आप फिर भी अपना सिविल स्कोर मेंटेन कर रहे हो, तो एज एन एम्प्लॉय अगर आपको ये नहीं पता कि कल मेरे को जॉब चेंज करनी है नहीं करनी है, आज अपनी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ानी स्टार्ट करो। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट? जो चीज आपकी लोन की रीपेमेंट करने में आपको मदद करेगी, आप उसी पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। हाँ, I get it. ठीक है ना? everybody who is doing a 9 to 5 or who's looking for a job or who's looking to change a job or So who's this not is like happy. this is like your job sybil. This is your job sybil. So in our software we give a 6-digit ID to every individual. And that stays with them. That stays with them. Now, starting from the day you start working, से लेके till the day of your last work, आप अपनी पूरी हिस्ट्री इसके अंदर मेंटेन कर रहे हो। आपने कहाँ काम करा, या रेट्रोस्पेक्टिवली भी आप पुराने लोगों से भी ले सकते हो। करेक्ट। जो आप पुराने लोगों से, योर वर्क अचीवमेंट्स, डू यू रिमेंबर समथिंग वेरी गुड दैट यू अचीव्ड 5 years ago? Yeah, probably not. If it is very 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 good, you will remember it. But what if it is not very good but it is still important? अब आपने अगर वो रिकॉर्ड करके अपने पास रखा हुआ है तो आप अगली बारी दिखा सकते हो ना। मेरे साथ एक इंसिडेंट और हुआ ऋषभ भाई। आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, आई वॉज इन अ फ्लाइट, और मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था। तो ऐसे ही मैंने उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करी। ही इज़ एन एट अ CEO लेवल का बंदा है ऑफ अ वेरी बिग कंपनी। तो मैं उससे कॉलर चेक डिस्कस करने लगा। तो ही टोल्ड मी हिज इंसिडेंट विच वॉज माइंड ब्लोइंग एंड आई ओपनिंग फॉर मी। कहता है कि रुद्राक्ष, आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी इससे पहले, एंड आई एम अ हाईली पेड गाय। मेरे साथ बिजनेस क्लास में बैठा था यार, तो बंदा ठीक ही होएगा ना, एम्प्लॉई है कंपनी का। कहता है कि मैंने नई जॉब पे अप्लाई करा और मेरे को जॉब मिल गया। अब क्या हुआ, मैंने अपनी करंट कंपनी में नोटिस पीरियड के लिए पेपर डाल दिए। 30 days का मैंने नोटिस पीरियड सर्व करना था यहाँ पे, मैंने वो करा। अगली कंपनी को मैंने बोला मैं 30 दिन बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। Now they wanted to conduct a background verification on me. It was a very big company, so they had their very strict background verification. वो background verification करने में उनको 30 दिन से ज़्यादा लग गए। मैं यहाँ पे notice period पे था। I could not continue into this company more because I was, number one, I was highly paid. Number two, they had already found a replacement of me. So they could not pay two people. For sure. Yeah. For sure, right? यहाँ से मेरे को जॉब छोड़नी पड़ गई और 1.5 महीना मैं घर पे बैठा हुआ था, क्योंकि 1.5 महीने तक मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। और दे कुड नॉट हायर मी विदाउट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो जो तूने मेरे को सॉफ्टवेयर बताया, अगर ये उस टाइम पे होता तो शायद मेरे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई सेड यस, दैट इज करेक्ट। सो इस आज की जो हमारी हायरिंग इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर सफ़र नहीं कर रहा है या सिर्फ एम्प्लॉय सफ़र नहीं कर रहा, दोनों लोग इक्वली सफ़र कर रहे हैं। भाई एम्प्लॉयर सफ़र कर रहा है क्योंकि वो बैड हायर्स को हायर कर रहा है और अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, या वो राइट कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहा, और एक एम्प्लॉय जो सही तरीके से जॉब ढूंढना चाह रहा है वो नहीं ढूंढ पा रहा है, या उसको एक सही एम्प्लॉय को उसकी वर्थ नहीं मिल पा रही है जो होनी चाहिए उसकी, या वो अगले इंटरव्यू पे एक जगह पे स्टक है। तो ये बहुत चीज़ें जो कोई सॉल्व नहीं करना चाह रहा है, एंड वी हैव कम इनटू द पिक्चर टू सॉल्व दिस। Fair. But are you being able to give it enough time, given that you have now such a big business to run? Yes, I am. My equipment business is almost on an autopilot. Oh, okay. So that is there. Plus, I'm very much focusing on CollarCheck right now. We are growing every day. We are growing like crazy. How was the response? Oh, it's coming in fantastic. We've got about 1,000 plus companies on board already. Okay. Yeah. We've got about 15,000 Oh, employees. so it's been a while since you were doing this. 4 महीने हो गए हमको लॉन्च करे अच्छा, हुए। okay. 3-4 महीने हो गए हमको लॉन्च करे हुए। But it's going great. And any challenges that you're facing right now? Every day there's a new challenge. Because this is a new space for you. This is SaaS, right? At the end of the day,
ये सैस है प्लस ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को पता ही नहीं है, तो अभी तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इसके ऊपर. यू नो, इट्स इजी फॉर मी टू सेल यू अनदर फेसबुक, इट्स इजी फॉर मी टू सेल यू अनदर लिंक्डइन, but it is not easy for me to explain you a totally new concept which doesn't exist in the world. लोगों को आइडिया ही नहीं है. मैं किसी को बताना स्टार्ट करता हूँ, सोचता अच्छा तो आप तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी हो. हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी नहीं है. हम कहते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो आप जब नया जॉब ढूंढ रहे हो तब आपका एम्प्लॉयर आप पे करता है. आप while you are working with an organization start building your credibility. This is what we are saying. Sure. And like, you know, see, when someone's building a new company, there's a lot of talk about founder market fit. That why is this guy the right guy to win in this market? Why do you feel, coming from a medical export background, that you are the right guy to build this? मेडिकल एक्सपोर्ट का बैकग्राउंड है, लेकिन हायरिंग तो करी है, प्रॉब्लम्स तो फेस करी है. मैंने खुद इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी है. मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. जैसे मैंने आपको ये बताया कि मेरा एक you know, I missed out on a top performing employee who is now the right hand of my competitor's company. अगर मैं एक अच्छे एम्प्लॉय पे मिस कर सकता हूँ तो आपको लगता है मैंने बैड हायर्स नहीं एक्सपीरियंस करे होंगे? हाँ, करे ही होंगे. है ना? हर पॉन्ड में एक या दो फिश तो होती है ना. एक एम्प्लॉय आया मेरे पास, अच्छा था काम करने में, ठीक था. अगर वो शायद मेरी कंपनी में रहता तो काफ़ी प्रॉमिसिंग उसका फ्यूचर भी हो सकता था. एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रैवलिंग और मेरे एचआर का मेरे को फ़ोन आया, सर ये बंदा मेरे सामने बैठा है एंड वो कह रहा है वो कल से काम पे नहीं आएगा. कल से काम पे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरी? जी मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा. मैं कहा क्या हो गया, आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, आपको कंपनी में किसी ने कुछ बोला, कोई कुछ पंगा हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ जी, बस कल से काम पे आने का मन नहीं है. मैं कहा आपको नहीं काम करना, आपने नोटिस पीरियड सर्व करो, जाओ. कौन मना कर रहा है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करो. सर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर नहीं करता, मैं कोई नोटिस पीरियड नहीं दूंगा, आपने जो करना है आप कर लो. अच्छा, ये उसके वर्ड्स थे. यार मेरे को भी गुस्सा आ गया. मैं कहा गेट लॉस्ट. भाई वो जैसे ही मेरी कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकला, मेरी कंपनी का सारा डेटा डिलीट. ऑनलाइन होता ना, हम तो क्लाउड पर रन करते हैं. डिलीट, टोटली डिलीट. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ इसके आधे घंटे बाद जाने हुए. चलो हमने अपना डेटा तो रिकवर कर लिया, वी हैव 1000 टाइप्स ऑफ बैकअप्स रनिंग इन व्हाटएवर, हमने अपना डेटा रिकवर कर लिया. लेकिन अब ये बंदा कहीं और जाके भी तो यही करेगा. सो हाउ डू आई फ्लैग दिस गाय टू हिज पोटेंशियल न्यू एम्प्लॉयर दैट ब्रो इफ ही कैन डू दिस विद मी, ही कैन डू दैट विद यू आल्सो. अच्छे लोग तो मिस आउट कर ही रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर भी तो फेस कर रहा है प्रॉब्लम. नहीं, fair. And all the best for this, right? Sounds very promising, very interesting. Let's move on to your personal side of things. Yeah. Right? You're doing so much, right? हमने शुरू में ही बात करी. अब यहाँ पे एक नया स्टार्टअप भी आ गया पिक्चर में, right? How are you managing your energy, right? Instead of time, I'm using the word energy because all of these activities, whether it is flying, whether it is diving, whether it's reviving a company, now trying to start another one, require a lot of depth, require a lot of mental bandwidth, passion, right? कहाँ से आ रहा है ये? यार मेरी ना एक आदत है, आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट थिंग्स. ये है तो क्यों है, कैसे है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है. तो मैं ये कहूँगा कि इतनी चीज़ों को मैं डिटेल में घुस जाता हूँ कि आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. You know, 80% of the people in the world, I would say 80-85, whatever, यार exact numbers तो नहीं है, 80-85% of the people in the world, अगर आप उनको 100 रुपये का काम करा रहे हो ना, वो आपको 50 रुपये का डिलीवर करते हैं. चाहे वो एक 9 to 5 एम्प्लॉई है, चाहे वो एनीबडी. आपने किसी को 100 रुपये का काम दिया, 50 रुपये डिलीवर करेगा. भाई 5-10% लोग ऐसे होंगे जो शायद 100 का काम दोगे तो 80 का डिलीवर कर देंगे. 2-4%, 5% लोग ऐसे होंगे जो शायद आपको 100 का काम दे रहे हो तो 100 का ही डिलीवर करेंगे. देयर इज ओनली 1 or 2% और प्रॉब्ली 0.5% पीपल इन द वर्ल्ड जिनको आप 100 रुपये का काम दो और आपको 120-140 रुपये का काम डिलीवर करेंगे. वही लोग हैं जो सक्सीड करते हैं. मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं कि आप मेरा ये KRA नहीं है, मेरा ही KPI नहीं है, मैं ये क्यों करूं.
कंपनीज अपॉर्चुनिटी देती है आगे बढ़ने के लिए एम्प्लॉयज को, लेकिन वो कहते हैं कि मैं क्यों करूँ जी, मेरा तो काम ही नहीं है, तो उसका काम है। यार आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना, आप कुछ 4 चीजें सीखोगे ही, जैक ऑफ ऑल ट्रेड ही बन जाओगे, मास्टर ऑफ नन बनोगे। तो जो लोग इस चीज को मना कर देते हैं या जो कहते हैं मेरा ये काम नहीं है, वो एक सर्टेन लेवल तक ही ग्रो कर पाएंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकते आप। मैं आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग। So you are saying that your energy is coming from curiosity. क्यूरियोसिटी, यस। सीखना चाहता हूँ मैं चीज़ों को कि कैसे इसको हम सीखें, कैसे इसको करें। और जब मेरे सामने एक चीज़, मैं किसी चीज़ को मना नहीं कर रहा ना। But see, there is another point here. One thing is कि मेरे को जानना ही होता कैसे, ठीक है. Second thing is कि अच्छा मेरे को इसमें बहुत अच्छा करना है, right? And now the activities you have taken up, apart from the the adventure activities, running your own business and now starting a new one are high stake activities, right? वैसे तो adventure भी है, your life is at stake, right? So you have to be good at it. Yes. It can't just be चलो मुझे सीखना है तो सीख लेते हैं. So the energy required to be good at it means that now you have to put in the hours, right? Consistently every day. ये करने का passion या willingness कहाँ से? किसी भी चीज में गुड हो जाओगे अगर आप उसको उसकी डिटेल्स में घुस जाओगे। And you were saying that's your nature. That's my nature. I today, whatever I get into, if I take that job up, I get into the depth and the detail. उसमें जो टाइम लगना है वो लगना है। And you आपको put in डेप्थ में वो टाइम डालना ही डालना है। आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। बट इतना टाइम कहाँ से आ रहा है कि इतनी सारी चीजों पे यू आर एबल टू फोकस? आ जाता टाइम तो है ही ना, you're working. Or is it more like you do one thing then you move on to the other? Of course, that is there. Sometimes you have to multitask also. With me, if my for college check also, I'm giving about 4 to 5 hours every day. अच्छा. 5 hours every day दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा चीजें भी करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करनी है, तो सारा कुछ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी चीज को अटेंशन टू डिटेल में घुस जाओगे, उसको डिटेल के में जान लो और उसको समझ लो, 4 चीज उसके पीछे और 4 चीज उसके आगे की सोच लो, आपको उस चीज में कोई बीट नहीं कर सकता। As simple as that. And talking about your all these adventure activities, right? Do you not fear dying? एडवेंचर एक्टिविटीज मतलब में स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग चलो फिर भी ठीक है। ठीक है, स्कूबा डाइविंग बहुत डेंजरस है। अच्छा, हाँ ओके। बट यार डाइंग का क्या, अभी छत गिर जाएगी, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है ना, वहां तो यू पुटिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। जिसने मरना है वो बैठे बैठे मर जाएगा, जिसने नहीं मरना वो एयर इंडिया से निकला है ना एक बंदा फिर सो यू हैव नो फियर? नहीं मरना यार, देख साफ सी बात है, आप अपनी लाइफ लिखवा के लेकर आए हो। आप 100 साल जीने वाले हो या आप 80 साल जीने वाले हो या आप 75 जीने वाले हो, ये पहले से लिखा हुआ है। आप उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, आप उससे कम नहीं जी सकते, सिंपल, साथ से लिखा हुआ है। तो रोड एक्सीडेंट, गाड़ी में क्यों बैठते हो? मर जाओगे फिर क्या करोगे? यहाँ बैठे हो, छत गिर गई, क्या होएगा? जो लोग एयर इंडिया के इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ, जो लोग बैठ के लंच कर रहे थे हॉस्टल के अंदर, क्या हुआ? हाँ, कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे थे क्या? मर गए ना। फिर तो ऐसा जरूर, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है। इंटरेस्टिंग। बट कुछ हुआ है व्हाइल यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हुए वे यू फेल्ट कि भाई आज गया मैं? नहीं, वो इंसिडेंट जब क्रॉस हो गया तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि शायद आज मर जाता। 2 इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, एक बारी स्काई डाइविंग के टाइम पे और एक बारी फ्लाइंग के टाइम पे। अच्छा। फ्लाइंग के टाइम पे आई वाज अ न्यू पायलट, मैं एक सोलो, सेकंड या थर्ड टाइम मेरा था, मैं सोलो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, अकेला था। भाई मैं लैंड करने आया था ना, तो जैसे आपका रनवे है, माई प्लेन केम एंड इट बाउंस्ड ऑन द रनवे 15-20 फीट 30 फीट ऊपर, फिर बाउंस 15-20 फीट ऊपर, फिर बाउंस। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपना पूरा पावर दिया एंड आई वेंट बैक इन द एयर एंड आई टोल्ड माई रेडियो आई एम टेकिंग अराउंड एंड कमिंग बैक। तो भाई सेकेंड अप्रोच करी, सेकेंड वन वॉज वर्स देन द फर्स्ट वन। स्टूडेंट पायलट, दूसरी या तीसरी बार अकेले फ्लाई कर रहा था, इंस्ट्रक्टर था नहीं मेरे साथ। अकेले क्यों फ्लाई कर? ट्रेनिंग हो रही थी ना। अच्छा। सोलो फ्लाइंग थी। ओके। तो मैंने सेकंड टाइम जब मैं टेक ऑफ करा,
मैंने रेडियो करा, मैं कहा आई एम नॉट एबल टू लैंड, कैन आई स्पीक टू माय इंस्ट्रक्टर. माय इंस्ट्रक्टर केम ऑन द रेडियो, ही सेड आर यू ओके. मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, बस लैंडिंग नहीं हो पा रही है. अच्छा, क्या बस करूँ बस. उस टाइम पे एकदम आई वाज ओके. पैराशूट नहीं है मतलब कुछ. अरे कैसी पैराशूट होना है यार, स्टूडेंट पायलट है, पैराशूट कहाँ से आ जाएगा, बड़े बड़े प्लेन्स में नहीं होता. ठीक है, तो ही टॉक्ड मी थ्रू द एंटायर लैंडिंग. एंड माई थर्ड व्हेन ही वाज ऑन द रेडियो विद मी, आई लैंडेड. व्हाट आई वाज डूइंग वाज, मैं वो बैक प्रेशर होल्ड करना होता है, मैं उसको आगे पुश कर रहा था. ओके. मैं छोटी सी गलती कर रहा था जो बड़ी बन सकती थी. जब मैं लैंड कर गया और मैंने ब्रेक्स दबाने के बाद जब मेरा प्लेन रुक गया, माई लेग स्टार्टेड शिवरिंग. भाई आज तो बच गए. एक ये हुआ. सेकंड, जब मैं स्काई डाइविंग सीख रहा था, मेरी शायद सेकंड या थर्ड जंप होगी. सो व्हेन यू जंपिंग यू हैव वन इंस्ट्रक्टर है, वो आपको पकड़ के कूदते हैं. दो हैं. दो होते हैं हमेशा स्टार्टिंग की जंप्स में, ताकि आपकी बॉडी इधर उधर ना हो, एक कंट्रोल नहीं कर पाए. फिर आफ्टर सर्टेन जंप्स एक हट जाता है, फिर आफ्टर सर्टेन जंप दोनों हट जाते हैं, लाइक दैट. So now you do solo. नाउ आई डू सोलो, या आई एम सर्टिफाइड. सो अब इंस्ट्रक्टर के ना हेड पे हेलमेट होता है, हेलमेट पे गोप्रो लगा होता है. तो क्या हुआ, जब मैं था मैंने अपना पैराशूट खोला, जैसे ही पैराशूट खोला वो मेरा पैराशूट की स्ट्रिंग उसके गोप्रो पे जाके अटक गई. हाँ, और मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो अपने आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माय बॉडी, वाज माय सेकंड और माय थर्ड जंप. एंड उसके हटी एंड ही रिलीज्ड हिज इमरजेंसी हेलमेट. और मैं जैसे ही मेरा पैराशूट खुला, मेरा पूरा पैराशूट एंटेंगल्ड था. तो आई डिड माई प्रोसीजर्स टू अनटेंगल दी पैराशूट. ठीक है, मैंने हो गया. व्हेन आई लैंडेड आई सॉ माई इंस्ट्रक्टर कमिंग रनिंग टू मी विदाउट अ हेलमेट. वेयर इज माई हेलमेट, वेयर इज माई. मेरे को क्या पता भाई तेरा हेलमेट का है. तो मेरे से क्यों पूछ रहे, बता. द हेलमेट लैंडेड विद माई पैराशूट. Okay. आई सॉ द वीडियो आफ्टर दैट ऑफ दैट इंसिडेंट कि ये हुआ क्या मेरे साथ. So basically your parachute would not have opened. माई पैराशूट वुड हैव नॉट हैव ओपन्ड. उसका पैराशूट नहीं खुलता. अच्छा. वो मर सकता था, मैं मर सकता था, कुछ भी हो सकता था. भाई मेरा पैराशूट की स्ट्रिंग उसके हेलमेट पे अटक गई, उसका नेक चोक हो सकता था, मेरा पैराशूट फट सकता था, कुछ भी हो सकता था. और उसके बाद you've gone for more jumps. अगले दिन मैं फिर से अच्छा. अगले दिन था या शायद उसी दिन मैंने एक और जंप करी थी, आई डोंट रिमेंबर. क्यों? हो गया बात खत्म. अच्छा. अब क्या होएगा. इंटरेस्टिंग. क्या मतलब घर बैठ जाओ क्या डर के. गाड़ी में कभी ना कभी किसी ना किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो अगले दिन क्या वो गाड़ी में नहीं बैठता क्या. बैठता है ना. तो बस मैं भी बैठा. मेरे साथ बहुत और इंसिडेंट्स हो गया. एक बार आई वाज हॉर्स राइडिंग एंड आई वाज डूइंग माय जंप्स. माय हॉर्स ट्रिप्ड ऑन द जंपिंग बार. मैं गिरा, मेरे ऊपर मेरा घोड़ा गिर गया. 1.5 महीना मैं बेड पे था. Damn. My entire lower back was fractured. Not fractured actually. It was मतलब बड़ा it was not okay. Fracture तो नहीं था यार. I think muscle tear बड़ा मेजर हो गया था, sprain हो गया था, सब कुछ हो गया था. मैं 1.5 महीना बेड पे था यार. अच्छा इंटरेस्टिंग, जैसे ही मैं बेड से उठा हॉर्स राइडिंग के बाद मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स मंगवाई. उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स बहुत आई हुई थी, कोविड का टाइम था, साइकिलिंग बहुत हो रही थी. आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड. आई सेड यार मैंने ना 2 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स मंगवाई, आज साइकिल करने चलते हैं. ठीक होने के बाद. और 1-2 दिन हुए थे उठे हुए हाँ. ये इंसिडेंट के बाद. तो कहता चल, कहता कहाँ जाएंगे. मैं कहा पंजाबी बाग से जीके जाएंगे. उसकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे जीके रहती है. मैं कहा चल उससे मिलकर आते हैं. कहता चल. हम जाने लगे तो यार फ्लाईओवर होता है एक जो दिल्ली हाँ, तो एक ना छोटा फ्लाईओवर बड़े फ्लाईओवर को कई बार आपने देखा होगा ज्वाइन करता है. तो ये रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर था एंड छोटा फ्लाईओवर ज्वाइन करा था. तो बीच में जो जॉइंट होता है, यूजुअली फ्लाईओवर्स के जॉइंट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं. अब सिंस अ स्मॉल फ्लाईओवर इज जॉइनिंग द बिग फ्लाईओवर, द जॉइंट इज वर्टिकल. ओके. और वो खुला हुआ था थोड़ा सा. मेरे आगे का साइकिल का टायर उस पर अड़ा. आई टुक अ 360 डिग्री टर्न एंड आई वाज अबाउट टू फ्लाई. आई वाज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द फ्लाईओवर. मैं बचा. पीछे से एक बस आ रही थी, दैट वाज अबाउट टू गेट ऑन मी. मैं बचा. By that incident, I broke my nose. I had 18 stitches on my inside upper lip. Damn. Both my knees were damaged. My right hand right hand pinky and ring finger were dislocated. और भी पता नहीं काफी कुछ 2-4-5 चीजें हो रखी थी. बेड से उठे ही थे और दोबारा बेड. ये 3-4 दिन हुए थे मेरे को हॉर्स राइडिंग के इंसिडेंट के बेड से उठे और वापस मैं 1.5 महीना बेड पे. वो भी अपना मजा था यार. That was also fun.
It's crazy how your attitude towards these things is very admirable. Yeah. That you like कि ठीक है fun था कोई फर्क नहीं पड़ता है. I'm an adventurous kind of उस a टाइम पे guy. नहीं लग रहा है कि मैंने क्या कर लिया है. नहीं, क्या नहीं. करना है? Netflix चल रहा था 1.5 महीना. चिल कर रहे थे. सही है. But you spoke about flying. Yeah. ये कैसे शुरू हुआ और मतलब how does one just ऐसे start becoming a I pilot? became a pilot in 2016 or 17, I think. Okay. You were in college. When I was in college. Okay. I was studying in London. Hmm. वहाँ पे flying is very easy. अच्छा. In India में बहुत tough है यार. I don't know why the government doesn't work towards it. They should. In UK के अंदर या US ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो या यूरोप ले लो, the infrastructure for flying is so good. There UK की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ ना, हर 10 किलोमीटर में एक प्राइवेट एयरफील्ड है. अच्छा. अच्छा, और उन्होंने पता है कैसे बना रखा है? एक प्राइवेट एयरफील्ड है, रनवे बना रखा है, बढ़िया सा वहाँ पे कैफे खोल रखा है. पीपल कम, दे लैंड देयर, दे हैव अ बिट ऑफ कॉफी, फूड, व्हाटएवर. लोकल एरिया के लोग वहाँ पे बार बनाई हुए हैं, लोकल एरिया के लोग वहाँ पे आके बियर पीते हैं, प्लेन्स को लैंड करते हुए देखते हैं. Okay. तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत बने हुए हैं यूके के अंदर. इंडिया में वो है नहीं. प्लस व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होती है पायलट बनने के लिए. ये तो I've also heard this. You heard this. This is partially true. If you want to do a private pilot license, जो मेरे पास है, you don't need physics and maths. अच्छा. In India, you need it. Okay. Internationally, you don't need it. I don't have physics and maths. I didn't have it in my 11th and 12th. कॉलेज में नहीं था. I'm a pilot. अब क्या होता है, जब मैं यूके में गया, आई वेंट टू इंक्वायर इन द फ्लाइंग स्कूल. माई वेरी फर्स्ट डे, अरे ये थॉट कैसे आया कि मेरे को पायलट बनना? यार माई फादर वॉज ऑल्सो पायलट. ओके. ही वॉज ऑल्सो प्राइवेट पायलट अपने पैशन के लिए. और मेरे को पता नहीं पड़े, अपने भी अंदर से आ गया शायद. ठीक है, बता पड़े. आई वॉन्ट टू बिकम वन. मैं गया इंक्वायर करने के लिए. ऑन माई वेरी फर्स्ट डे दे मेड मी सिट इन द प्लेन. अच्छा. हाँ, एज अ को पायलट. और while I was flying, I was completing my studies and my exam. इंडिया क्या कहता है, पहले अपना मेडिकल कराओ, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद 9 एग्जाम पास करो, उसके बाद हम आपको प्लेन में बिठाएंगे. बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो गया. तो वहां पे there was no verification done, nothing. सब कुछ हो रहा है. हाँ. But while you are flying, Okay. तो while you are practically sitting in the plane every day, taking off with your instructor, learning everything, वहाँ के कुछ लॉज है कि भाई आपको अपनी फर्स्ट सोलो फ्लाइट करने से पहले ये वाला एग्जाम पास करना जरूरी है. And I'm मेडिकल कराना जरूरी है. I'm sure security verification होता होगा because you can just take the plane and run it somewhere. सब कुछ होता है. बट while you are doing it, यहाँ पे कहते हैं पहले कराओ फिर हम करेंगे. तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना. तो ये चीज़ है. तो इट्स वेरी इजी टू गेट अ लाइसेंस इन द इंटरनेशनल कंट्रीज. तो मतलब क्या प्रोसेस था for you? 4-5-6 महीने लगते हैं. अच्छा. डिपेंडिंग ऑन कितना time देना पड़ता है? मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे एवरी डे फ्लाई कर रहा था. अच्छा. तो मेरे को 5 महीने लगे. कितना टाइम लगा रहे थे रोज? आई वाज स्पेंडिंग अबाउट 1.5 hours एवरी डे. That's not bad. Yeah, that's not bad. Okay. एवरी डे मैं 1.5 घंटा फ्लाई करता था. एंड 45 hours की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है टू गेट योर लाइसेंस. आई गॉट माई लाइसेंस अबाउट 52-53 hours. Okay. मैंने 5-7 महीने में 5-6 महीने में आई थिंक 53 hours. And इसी में there is a theory exam and all you हाँ, study? there are I gave 9 exams. They all are Okay. multiple choice. Okay. The passing mark is about I think 75% passing mark है. अब शायद 85 हो गया. तो वो हमने करा. And that's it. Became a pilot. Now I'm building my hours. I fly passionately. And how much does it cost to become a pilot like this? To get your license 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए की कॉस्ट है. Including the flying? Everything. Including everything? Everything. Okay. Everything. 10-12-15 लाख रुपए की कॉस्ट आती है. डिपेंडिंग आप कहाँ से कर रहे हो. So and how often do you fly now? साल में एक बारी कर लेते हैं. 6 महीने में 2 बारी, एक बारी कर लेते हैं. डिपेंड, बिकॉज आई कांट फ्लाई इन इंडिया. मैंने अपना लाइसेंस इंडिया में कन्वर्ट नहीं कर रखा. Okay. तो नाउ माई लाइसेंस अलाउज मी टू फ्लाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Oh really? बट इट हैज़ टू बी अ यूके रजिस्टर्ड प्लेन. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो आपका दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप दिल्ली की गाड़ी लेके कहीं भी चला पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाओ. अच्छा. लेकिन आप हरियाणा रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं चला सकते. तो फ्लाइंग में ये होता है कि अगर मैं यूके से प्लेन लेके पूरी दुनिया में कहीं भी लेके जा सकता हूँ. आई एम लाइसेंस टू डू दैट. बट मेरे को अगर इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाना है तो मेरे को इंडिया का लाइसेंस चाहिए होगा. You planning to get that? नहीं यार, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना इंडिया में. क्या करूँगा लेके, फायदा ही नहीं है.
So, out of all these activities that you do, which one is your favorite? Flying Flying and skydiving. and skydiving. Yeah. It's fun. Why? Because of the thrill or something? Because of the thrill, because of that rush. Rush. हाँ, वो मजा आता है, किक जो एक एड्रेनलिन मिलता है वो मजा आता है. And which one is the most scary? मोस्ट स्कैरी, यू नो, इन सारी एक्टिविटी में सबसे डेंजरस एक्टिविटी मेरे को स्कूबा डाइविंग लगी है. अच्छा. या फ्लाइंग इज वेरी सेफ, स्काई डाइविंग इज वेरी सेफ. आप मर नहीं सकते स्काई डाइविंग में, आपको चोट लग सकती है. कितने इंसिडेंट सुने होंगे आपने जिसमें स्काई डाइव करते हुए कोई मर गया? नहीं, I know the numbers are very less. कुछ नहीं है. हाँ. स्कूबा डाइव इज डेंजरस. Why? यार क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो आपका एक प्रेशर है, हाँ, water pressure. वाटर. आप अचानक से ऊपर आओगे तो आपके लंग्स फट सकते हैं. You know, your nerves can burst because of the water pressure. That is very dangerous. So you find scuba diving to be the most scary. Most dangerous. Most Out of all dangerous. the activities that I do. Yeah. Interesting. I want to talk a little bit about you're working in a family business also. How is that experience like? You know, matlab, you're working with family members, it's not easy. नहीं, देखो इजी है भी और नहीं. सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आप एक फैमिली बिजनेस के अंदर एंटर करने के बहुत प्रोज है और बहुत कॉन्स भी है. प्रोज ये है कि आपको एक सपोर्ट मिलता है फैमिली का, ठीक है ना. ऑलरेडी रनिंग कंपनीज है, फादर का सपोर्ट है, ब्रदर है तो ब्रदर का सपोर्ट है, सिस्टर है तो सिस्टर का सपोर्ट है, मदर है तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता है. डाउन साइड इसके ये है कि आपको घर की मुर्गी दाल बराबर सुना है. आप जितनी मर्जी अच्छी पढ़ाई करके आ जाओ, आप जितनी मर्जी अच्छी डिग्री लेकर आ जाओ, आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा. और ये हर जगह है. तो मैं इसको कौन नहीं बोलूंगा भी और नहीं भी बोलूंगा. आप एक नई कहीं नौकरी करने चले हो तो भी तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा ना अपने आप को. तो फैमिली बिजनेस अच्छा है. फैमिली बिजनेस में बहुत बैगेज आता है जो इंडिया, देखो यूएस ले लो, यूके ले लो, यूरोप ले लो, बाहर की कंट्रीज जहाँ पे इंडिया जैसा फैमिली कल्चर नहीं है, वहाँ पे क्या होता है ऋषभ? बच्चे को 18 साल के बाद अपना जाओ जी, अपना कमाओ, अपना खाओ. तो ऑफिस में ही मिलते हो आप. उसके पास बैगेज नहीं होता कैरी करने के लिए. फैमिली बिजनेस में बैगेज बहुत हैवी होता है आपका. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रीबिल्डिंग अपनी कंपनी की बात करूँ, अगर शायद मैं नई कंपनी स्टार्ट करता तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती, मेरे पे प्रेशर कम होता. यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा थी. पीछे से कुछ एक इंसान की आदत चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. जो सिस्टम्स प्रोसेसेस बने हुए हैं. तो आप एक ऐसे धंधे के अंदर, एक ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर करने जा रहे हो जो शायद पिछले 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल से एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर बिलीफ फॉलो करता आ रहा है. और अगर आपका सिस्टम और आपकी बिलीफ उससे अलग है तो आपको उसको चेंज करने में आपकी नानी आ जाएगी, जो कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में ऐसा नहीं होता. ये चीज. So did you face this and eventually did you end up changing yourself or did you end up changing the process? देखो मेरे साथ ना एक बहुत अच्छी चीज थी. That you were rebuilding. That I was rebuilding, number one. Number two, my family has always given me a free hand. रोक टोक नहीं थी. You know, ट्रस्ट था. मेरे डैड हमेशा एक चीज कहते हैं, डिसीजन ले ले. दो ही चीजें हो सकती है, या तो सही होगा या गलत होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो आपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स बनाओ, डिसाइड कर लो. हाँ, डिसाइड करने से पहले ये नहीं कि आंख बंद करके इंकी पिंकी पोंकी कर डिसाइड कर दिया. 2 कदम पीछे सोचो, 2 कदम आगे सोचो और डिसीजन ले लो. बस सिंपल एज दैट. तो मेरे को हमेशा फ्री हैंड दिया गया मेरे बिजनेस में. मैंने जो करना चाहा मैंने वो करा और सपोर्ट दिया. तो दे वर गुड. And do the relationships from work come back home? फिर ये होता है, मतलब वो बाउंड्रीज, मतलब जो बातें वापस आती है, बातें वापस आती है ना, क्यों नहीं आती है? See, in the office your dad's your boss, Yes. right? At home he's your father. Yes. वो mixing होती है relationships. Of course होती right? है. तो how is that experience? भाई ऑफिस में घर की बात होती है कितनी बारी और घर पे जाके ऑफिस की बातें होती है कितनी बारी. अच्छा. तो ये तो होता ही है, नॉर्मल है ये. दिस इज नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग. हर मैं कहूँगा हर बिजनेस में ये होता होगा, हर फैमिली में ये होता होगा. सिंपल. Sure.
एक बार स्कूबा डाइविंग पे वापस आते हैं, ठीक है? Any underwater experience that you really enjoyed? Because I realize that I've spoken about flying, I've spoken about horse riding. You mentioned horse riding, but हमने स्कूबा डाइविंग एक बारी क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने गया था. यहाँ से 4 फ्रेंड्स गए थे अंडमान एंड निकोबार कि चल इकट्ठे जाके स्कूबा डाइविंग का कोर्स करते. वन ऑफ माई उन 4 में से मेरी एक फ्रेंड थी जो ऑलरेडी स्कूबा डाइवर उसके पास था. तो हम 3 लोग नया कोर्स कर रहे थे. तो व्हेन यू आर अंडर वाटर देयर आर साइंस दैट यू हैव टू, दिस मीन्स यू हैव टू गो अप, दिस मीन्स यू आर ओके. तो मेरा इंस्ट्रक्टर था यार, मेरी ना 5वीं या 6ठी डाइव थी, मैं बोर हो गया नीचे यार. इतना रश की आदत है, इतना एडवेंचर की आदत. तो स्कूबा डाइविंग में रश नहीं फील हो रहा है? नहीं होता ना, इट्स वेरी काम एनवायरनमेंट, रिलैक्स्ड हो. मैं ना बोर हो गया है, मतलब कितना करूँगा. तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को बोला, अच्छा उसने कहा था आपको अगर ऊपर जाना होगा, इफ़ यू अनकंफर्टेबल तो मेरे को ऐसे करना. तो मैंने ऐसे करा. अब वो ये सोच देगा, मैं अब ऐसे कर दूंगा, वो ये सोचेगा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं नहीं था. तो मैंने उसको बोला ओके बट ऊपर जाना है. वो कहता है क्या बोल रहा है? मैं कहा मैं ओके हूँ लेकिन ऊपर जाना है. अब वो सोच रहा है कि ये ओके तो ऊपर क्यों जाना है, अभी तो हमारी लेसन खत्म नहीं हुआ. भाई उसने अपना ना वो पानी वाला बोर्ड निकाल लिया जो बड़े रेयर केसेस में निकलता है कि लिख के बताओ क्या बोलना चाहते हो. अच्छा. मैंने उसमें लिखा आई एम बोर्ड एंड वांट टू गो अप. वो कहता है उसके बाद कि मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में किसी ने मेरे को आज तक ये नहीं बोला कि वो नीचे बोर हो रहा है. मैं कहा सर क्या करूं, कितनी मछलियां देखूं, देखते हो नहीं, हाथ आप लगाने नहीं दे रहे हो, पकड़ने आप दे नहीं रहे हो. अच्छा ऐसा यू कांट. अरे ऑफ कोर्स यू कांट, मतलब तो मैं मजाक कर रहा था उसके साथ. यू कांट मेस विद समबडी विद अ फिश, राइट? लाइक यू कांट. तो मैं कहा ये कर, मैं कहा क्या करूं, कितना पानी देख लूं, कितनी मछलियां देख लूं, हो गया यार चलो ऊपर. तो ले गए ऊपर, उसने कहा अभी नहीं जाऊंगा. अरे वो तो 15-20 मिनट ही बचे थे क्लास को, ले गए ऊपर. लेकिन कहता ये अजीब बंदा यार, कहता बोर हो रहा हूँ. उसके बाद तो नहीं गया होगा डाइव पे? नहीं, उसके बाद 2-3 टाइम और करी, तब तो लाइसेंस नहीं आया था ना, तो इंस्ट्रक्टर के साथ तो उसको अकेले भी तो करनी थी, उसमें ज्यादा मजा था. अच्छा. तो ये सारे एक्टिविटीज में सबसे हार्डेस्ट कौन सा था सीखना? सबसे हार्डेस्ट कौन सा था सीखने को? पढ़ाई वाइज बात करो तो फ्लाइंग. ओके. 9 एग्जाम देने थे. स्काई डाइव वाज आल्सो नॉट दैट इजी. ओके. स्कूबा डाइव ठीक है, वाज इजी. हाँ. हॉर्स राइडिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ है. अच्छा. आप एक घोड़े को कंट्रोल कर रहे हो, लिविंग मशीन को कंट्रोल करना आसान है. हाँ. एक लिविंग एनिमल को कंट्रोल करना मुश्किल है. घोड़े से मैं बहुत बारी गिरा हूँ यार. वो तो सुन ही लिया हमने. एक ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है, बहुत बारी गिरा है, बक मार देते हैं घोड़े. अच्छा. So Rudraksh, this is now bringing us towards the last segment of the conversation. Yeah. What's the best advice that you've heard and implemented? My dad says this. You are learning till your last breath. You every day, every minute, every breath that you take, आप कुछ सीख रहे हो. और जिस दिन एक इंसान ने ये सोच लिया कि मेरे को सब कुछ आता है और मैं सब सीख चुका हूँ, वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा. और ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी भाई. मैं हर रोज़ सीखता हूँ. मैं अपने जूनियर से बैठ के पूछता हूँ कि आप मेरे को बताओ, मैं उनसे चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ. मैं अपने अच्छा, आई ऑलवेज स्पेंड टाइम विद माई एल्डर्स बिकॉज आई फील मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उनसे. आपको सब कुछ पता है तो आप भगवान नहीं हो ना, आप गूगल बन गए हो ना. फिर तो आपको नहीं पता है तो सीख लो. And one advice that you would want to give people? मैं सेम चीज़ देता हूँ. अच्छा. और मैं हमेशा एक चीज़ अपनी टीम को बोलता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसकी ओनरशिप ले लो. आप ये 2 मिनट समझ लो कि ये मेरा काम है और ये मेरे को करना है और ये दिस इज माई वर्क. आप पीछे नहीं जाओगे, आप हमेशा आगे ही जाओगे. दिस इज अ वेरी सिंपल एडवाइस यार. आप अपने घर को अपना घर मानते हो? ऑफ कोर्स. तो आप उसको सही रखते हो. आप अपने घर में, अपने बेडरूम में चिप्स का पैकेट तो नहीं फेंक देते ना जमीन पे, डस्टबिन में डालते हो कि आपको पता है आप ही का घर है यार, आप ही ने करना है. तो आप रोड पे क्यों चिप्स का पैकेट डालते हो कि आप इसको अपनी कंट्री नहीं मानते? सिमिलरली अगर मैं काम की बात करूं, अगर मैंने एक काम को अपना समझ के कर लिया,
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक एम्प्लॉय है जो अपनी कंपनी के बिहाफ पे पैसा स्पेंड कर रहा है. कुछ भी चीज़ परचेजिंग में कर सकता है या मार्केटिंग में कर सकता है. वही एम्प्लॉय अपने घर में सब्जी खरीदने के लिए भी अपना पैसा स्पेंड कर रहा है. सब्जी खरीदने के टाइम पे तो वो 10 बार ही सोचता है. मोबाइल फोन खरीदने के टाइम पे तो 10 बार ही सोचता है. नेगोशिएट करता है, 4 जगह पता करता है, 4 चीजें रिसर्च करता है. लेकिन जब कंपनी के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो एक बार नहीं सोचा. क्यों? मेरा नहीं है, इसलिए ओनरशिप नहीं है. और वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ेगा. अगर मेरे को मेरे सामने हर बिजनेस ओनर, हर बिजनेस, whether it is a professionally run business or it is a family run business, it is a लाले की, it is a किराने की छोटी सी दुकान, it is a multi-billion dollar business. हर बिजनेस उन लोगों के रोज ढूंढ रहा होता है जो इस बिजनेस को अपने पे समझ के चलाएंगे. I agree 100%. ढूंढ रहा होता है. तो अगर मेरे सामने बैठा बंदा, मैं 100 रुपए का उससे काम करा रहा हूँ, आज मेरे को 150 रुपए का काम करके दे रहा है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा. वो बंदा अपनी एक लैडर ऊपर चढ़ते चढ़ते आज शायद हो सकता है मेरे लेवल पर आ जाए. ये चीज बहुत जरूरी है. यू शुड ऑलवेज टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क, नंबर 1. नंबर 2, आप हमेशा जो भी आप करना चाह रहे हो अपनी लेवल से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करो. जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक होएगा नहीं. एनी अदर इंसिडेंट? हाँ, एक बारी हुआ था. जैसे मैंने बताया कि अटेंशन टू डिटेल में घुसना बड़ा ज़रूरी है. मैं ऑफिस से वापस आया. हमने एक नई लाइन स्टार्ट करी थी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की. तो मैं रात को बैठ के ना अपना आई वाज हैविंग डिनर एट द डिनर टेबल एंड माय मॉम एंड माय सिस्टर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. तो मेरे फ़ोन पे रात को इंडिया टाइम 11 साढ़े 11 बजे एक वीडियो कॉल आया डॉक्टर का फ्रॉम अनदर कंट्री. वेयर? अफ्रीका की कंट्री. अच्छा. वहाँ से मेरे को फ़ोन आया, वीडियो कॉल. मैंने उठा लिया. यार वो ओटी से मेरे को कॉल कर रहा था. अच्छा. ही वॉज इन मिडल ऑफ एन ऑपरेशन वेयर आई हैड सप्लाइड सम इक्विपमेंट्स टू हिम एंड ही गॉट स्टक इन दैट. सो ही वांटेड टू आस्क मी कि भैया मैं क्या करूँ, मतलब ये हाउ डू आई ऑपरेट दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट. एंड ही इज वीडियो कॉलिंग यू. ही इज वीडियो कॉलिंग मी, यू नो आई एम स्टक हियर. छोटी सी चीज़ थी वो. तो बिकॉज मैं उस अटेंशन डिटेल की मेरी आदत थी, आई वॉज एबल टू आंसर दैट पर्सन ऑन द स्पॉट इन द वीडियो कॉल. अगर मेरे को वो नहीं पता होता. अच्छा क्या हुआ ना, जब वो वीडियो कॉल आई तो मेरी मॉम और सिस्टर ऐसे देख रही है, किसका फ़ोन आया, तो किसको, कौन से डॉक्टर से बात कर रहा है, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो. मैं कहा ऑपरेशन चल रहा है, मैं उसकी यार शी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर द पेशेंट. ये क्या हो रहा है. और मेरा बेटा गाइड कर रहा है, जो डॉक्टर भी नहीं है. जो डॉक्टर भी नहीं है, तो मैं तो उसको इंस्ट्रूमेंट पे गाइड कर रहा था. तो वो कहते हैं कि, तो मैंने उसको गाइड करा. बड़ी छोटी सी चीज़ थी वो. उसको वो स्क्रू अंदर घुसाया था विद स्क्रू ड्राइवर. एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करके स्क्रू ड्राइवर बाहर आ जाता. उसको डॉक्टर को पता नहीं था मेरे इंस्ट्रूमेंट की. अब ये चीज़ इतनी छोटी जगह में नहीं क्लियर कर पाता तो शायद ऑपरेशन अटक जाता. वो कस्टमर में वापस नहीं आता कि इसको खुद ही नहीं पता, टेक्निकली पता ही नहीं है. हाँ. ये क्या होता है. तो यू नीड टू बी वेरी टेक्निकली साउंड. you need to get into the depth of each and everything that is coming across you. Everything. आज ये माइक है ना मेरे सामने, मैं तो ये भी देखना स्टार्ट कर दूंगा ये माइक बना कैसे, कितने टाइप के इसमें पार्ट्स लगे. एक ये पार्ट लगा, एक ये पार्ट लगा, एक ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग, यू नो that curiosity comes actually. हाँ. अच्छा मैं खोल दूंगा शायद इसको, अगर आप इसके बाद पॉडकास्ट के बाद टाइम दोगे मेरे को तो मैं तो खोल दूंगा इसको देखने के लिए होता क्या है. अब ऐसा माइक तो मेरे सामने पहली बार ही आया है तो मैं तो देखना चाहता हूँ इसके अंदर होता क्या है. नहीं, but fair point. You saved a life that day, right? I didn't save a life. It was nothing that के कोई मर जाता. इस था वो इजी हो गया डॉक्टर को, इसने वीडियो कॉल कर लिया मेरे को. Saved a life तो ऐसा कुछ नहीं था. So Draksh, that's the end of the conversation. मजा आया भाई आपके साथ. How did you like the conversation? बहुत मजा आया. It was fun. काफी चीजें हमने बात करी. So let's end with one of your most cherished memories from all these experiences, whether building the business or the startup or these activities. Cherished memories. One your most cherished memory. Yeah.
when I took my family flying for the first time. Oh, really? Yeah. So they were sitting in the plane and you were flying? Yeah. When was that? I think it was back in 2018. अच्छा. Yeah, 17 और 18 में लेकर गया हूँ जब लाइसेंस आया था उसके बाद लेकर गया था. That was fun. That was मजा आया था. आज भी याद है मेरे को वो scene. उन्हें नहीं लगा भाई मार गिरा ना दे प्लेन को? नहीं. That was fun. उसके अलावा जब ये बहुत ज़्यादा एक मीनिंगफुल मेमोरी थी. Okay, sure. No, thanks for sharing that and thank you for being here. Definitely. Thank you so much. बहुत मजा आया बहुत यार. मजा आया. Thank you for sharing so candidly.